नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम शुरुआत कर रहे हैं मुगल वंश की। मध्यकालीन इतिहास में दोस्तों मुगल वंश काफ़ी महत्वपूर्ण है और कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप वनडे एग्जाम दे रहे हो या आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, हर जगह मुगल वंश एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहते हैं। तो आइए दोस्तों आज शुरुआत करते हैं मुगल वंश की। मुगल वंश के अंतर्गत दोस्तों आज हमारा ये पहला वीडियो है। सबसे पहले हम मुगल वंश की नींव कैसे पड़ी, बाबर कैसे भारत आता है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुगल वंश में आज हम पढ़ेंगे बाबर। सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो मध्य एशिया वाला भाग था, जिसमें आप देखेंगे यहां पर किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। तो ये जो मध्य एशिया वाला भाग था, मध्य एशिया के भाग में आप देखेंगे सबसे पहले एक तैमूर वंश की उत्पत्ति होती है, जिसका संस्थापक जो था वो तैमूर था। और तैमूर ने 14वीं सदी में, आप देखेंगे 14वीं सदी में मध्य एशिया में तैमूर वंश की स्थापना की। जब तैमूर की मृत्यु हो जाती है, तब ये तैमूर वंश जो है कई छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाता है। और इन्हीं छोटी छोटी शाखाओं में एक फरगना नाम का, आप देखेंगे उज्बेकिस्तान वाले रीजन में फरगना नामक एक राज्य था, जिसका शासन भार जो था बाबर के पिता के हाथों में था। तो उसी फरगना राज्य से संबंधित था बाबर। अब आइए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार बाबर भारत की ओर आता है और भारत पर आक्रमण करता है। 11 वर्ष की अल्प आयु में 1494 ईस्वी में ही बाबर को अपना राज्य संभालना पड़ता है। लेकिन राज्य संभालने के क्रम में उसको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसके ही पारिवारिक लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और उसको फरगना से बेदखल कर दिया जाता है। जब फरगना से वह बेदखल हो जाता है, तब बाबर नए राज्यों की खोज में निकलता है। आप देखेंगे उसी क्रम में उज्बेकिस्तान में ही एक जगह है समरकंद पर वह विजय हासिल करता है। लेकिन वहां पर ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता है। फिर वह धीरे धीरे भारत, ये वाला रीजन है भारत, आप देखेंगे ये पूरा रीजन है भारत, ये है अफगानिस्तान, ये है काबुल। अब समरकंद पर विजय हासिल करता है। लेकिन दोस्तों यहां पर जो ताकतें थी, उस्मानी वंशज इसको यहां पर राज्य नहीं करने दे रहे थे। इस वजह से ये काफी शक्तिशाली लोग थे। तो वह समरकंद पर केवल 8 महीने, 6 महीने, 5 महीने इस तरीके से कुछ समय तक ही कब्जा करके रख पाता था। फिर इसके बाद उसको समरकंद को छोड़कर भागना पड़ता था। फिर आप देखेंगे इसी क्रम में उसने काबुल पर आक्रमण किया। काबुल पर भी वह ज्यादा समय तक राज्य नहीं कर पाया। तो फिर उसने समरकंद को जीतने का प्रयास करता है। फिर समरकंद को जीतने के बाद कुछ महीने वह राज्य करता है। फिर वह इस वाले रीजन में वापस आता है। तो दोस्तों यही क्रम चलता रहा उसका, वह स्टेबल नहीं हो पाया, स्थायी नहीं हो पाया। इसी क्रम में उसको जब वह काबुल वाली विजय को प्राप्त करने के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में उसको खबर मिलना शुरू हो जाती है। सबसे पहले हम बाबर के बारे में जानते हैं। बाबर का पूरा वास्तविक नाम जो था जहीरुद्दीन मोहम्मद था। ये काफी बार आपसे विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। बाबर का वास्तविक नाम जो था जहीरुद्दीन मोहम्मद जो था, बाबर का वास्तविक नाम था। अब दूसरा प्रश्न है, उसका पिता जो था तैमूर वंशज था। हमने अभी आपको बताया जो तैमूर वंशज थे वो तुर्की थे, तुर्कों से संबंधित था उसका पिता। उसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। कई बार ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। उमर शेख मिर्जा जो था ये तैमूर वंशज था और बाबर का पिता था। और इसकी माता जो थी वो मंगोल वंशज थी माता, और माता का नाम था कुतलुक निगार खानम। ये कई एग्जाम में आपसे पूछा गया है। माता का नाम कुतलुक निगार खानम जो मंगोल वंशज थी, और पिता जो थे वो तैमूर वंशज थे। उमर शेख मिर्जा इसके पिता का नाम था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। बाबर का जन्म कब होता है, तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म उज्बेकिस्तान में ही फरगना वाले रीजन में होता है। कई बार आपसे ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में होता है। अगला प्रश्न है, वंश जो था ये तुर्की नस्ल की चगताई शाखा से संबंधित था। चगताई शाखा जो थी, कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, बाबर जो था किस वंश से संबंधित था, तो याद रखिए बाबर चगताई वंश से संबंधित था। चगताई ये तुर्की नस्ल की ही एक शाखा थी, चगताई, तो आप ये याद रखिए।
अगला बिंदु देखते हैं। 11 वर्ष की अल्प आयु में ही 1494 ईस्वी में फरगना का साम्राज्य उसको संभालना पड़ता है, क्योंकि इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों फिर अब आइए देखते हैं इसके आक्रमण की श्रृंखला। 1501 ईस्वी में समरकंद पर, हमने आपको रीजन दिखाया था मैप में, समरकंद पर ये आक्रमण करता है। ये उज्बेकिस्तान का ही रीजन है समरकंद, और वहां पर केवल 8 महीने ही शासन कर पाता है और इसको समरकंद को छोड़ के भागना पड़ता है। दोस्तों हम आपको बता चुके हैं उस्मानी वंशज जो थे काफी शक्तिशाली थे, तो इस वजह से वह वहां पर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। अगला देखिए, अगला आक्रमण 1504 ईस्वी में कब है? 1504 ईस्वी में अब वह धीरे धीरे अफगानिस्तान वाले रीजन की ओर बढ़ा है, काबुल की विजय करता है, और इसी क्रम में वह गजनी पर भी अधिकार कर लेता है। ये पॉइंट कई बार पूछा गया, बाबर ने काबुल की विजय कौन सी ईस्वी में की थी? तो याद रखिए 1504 ईस्वी में काबुल की विजय करता है, और इसी क्रम में वह गजनी पर भी अधिकार कर लेता है। बाबर सबसे पहले देखेंगे आप ऊपर उज्बेकिस्तान वाला रीजन जो है समरकंद के आप बाद नीचे की ओर देखेंगे, यहाँ अफगानिस्तान वाले रीजन में है ये काबुल की विजय कर रहा है। वह धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ रहा है। अब वह पाकिस्तान वाले रीजन में एंट्री करेगा। आप देखिए जब 1507 ईस्वी में काबुल विजय करने के बाद जब वह दोबारा काबुल की विजय करता है, तो उसी समय पादशाह की उपाधि धारण करता है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, पादशाह की उपाधि बाबर ने कब धारण की थी? तो 1507 ईस्वी में जब वह काबुल की विजय कर लेता है, दोबारा काबुल की विजय करता है, तब वह पादशाह की उपाधि धारण करता है। अगले बिंदु देखते हैं दोस्तों, बाबर के भारत पर आक्रमण करने के क्या कारण रहे? सबसे कई बार ये यूपी पीसीएस या कि पीसीएस एग्जाम में आपसे कई बार इसका विवेचन करने के लिए दे देता है कि बाबर के भारत पर आक्रमण करने के क्या कारण रहे, उनकी विवेचना कीजिए। तो इस तरीके से ये आप 3 बिंदु महत्वपूर्ण है, याद रखिए। शक्तिशाली उज्बेकों से बार बार पराजित हो रहा था, क्योंकि उज्बेक जो थे काफी शक्तिशाली थे। तब उसको समझ आ गया कि उज्बेकिस्तान वाला जो रीजन था समरकंद, वहां पर उसका राज्य स्थापित करना काफी मुश्किल है, क्योंकि वह जो उज्बेक हैं उस्मानी वंशज जो हैं वह काफी शक्तिशाली हैं। इस वजह से उसको भारत की ओर रुख करना पड़ा, काबुल कांधार की ओर होते हुए भारत की ओर उसने रुख किया। दूसरा पॉइंट जो है धन की लालसा। आप देखेंगे मध्य एशिया वाला उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान जो आप देखेंगे समरकंद, काबुल, कांधार वाले रीजन है, यहाँ पर इतनी धन की पर्याप्तता नहीं थी कि बाबर जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। लेकिन जब काबुल कांधार होते हुए जब वह पेशावर खैबर दर्रा को पार करता हुआ पेशावर पहुंचता है, तब उसको भारत में अपार संपदा होने की खबर मिलती है। तो यह वजह भी रही, वह धन की लालसा में उसने भारत की ओर आक्रमण करने का रुझान किया और भारत की ओर वह आक्रमण के लिए आगे बढ़ता है। अगला तीसरा बिंदु जो है, भारत में सार्वभौमिक सत्ता का अभाव था। आप देखेंगे जो राजस्थान वाला रीजन है, इसमें राजपूत शासक आपस में ही लड़ाई कर रहे थे। सेंटर में आप देखेंगे सल्तनत वंश का जो शासक उस समय था लोधी वंश शासन कर रहा था। इब्राहिम लोधी के सरदार ही इसके खिलाफ लगातार विद्रोह कर रहे थे। उसमें दौलत खां लोधी जो था उसका इब्राहिम लोधी से मनमुटाव था। आप देखेंगे दौलत खां लोधी जो था पंजाब वाले रीजन का उस समय सरदार था, और राणा सांगा जो राजस्थान वाले रीजन का था, ये भी इब्राहिम लोधी से खौफ खाए हुए था। तो इस वजह से भारत में एक सार्वभौमिक सत्ता का लगभग अभाव था। छोटी छोटी शक्तियों में भारत का साम्राज्य बटा हुआ था। इस बात की जानकारी जो है बाबर को जब वह काबुल कांधार होते हुए पेशावर खैबर दर्रा को पार करते हुए भारत में आक्रमण करने आता है, तब उससे पहले उसको इस बात की जानकारी पता चल गई कि भारत में आपस में ही साम्राज्य जो हैं आपस में ही लड़ रहे हैं और उनके बीच मनमुटाव है और सार्वभौमिक सत्ता का भारत में अभाव है। तो इस वजह से उसने भारत पर आक्रमण करने का अपना रुख किया। अब अगला पॉइंट है, बाबर का भारत पर आक्रमण जो होता है सबसे पहले कब होता है? आप देखेंगे प्रथम अभियान जो बाबर ने चलाया 1518-19 ईस्वी में बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया। और यह आक्रमण किसके खिलाफ था? यह कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया, तो यूसुफजाई जाति के खिलाफ था। यूसुफजाई जाति के खिलाफ भारत ने 1518-19 में प्रथम अभियान चलाया। जब वह यूसुफ जाति के खिलाफ आक्रमण करता है तो उस समय बाजौर और भेरा 2 स्थानों पर वह कब्जा कर लेता है। बाजौर और भेरा पर कब्जा हो जाता है। फिर दोस्तों 1519 ईस्वी में
वह खैबर दर्रा जो पेशावर में है इसको पार करता है। इसको पार करने के क्रम में वह भारत की ओर बढ़ता है। 1520 ईस्वी में बाजौर पर और भेरा पर 1520 ईस्वी में उसने फिर आक्रमण किया और उस क्रम में उसने बाजौर, भेरा और इस बार उसने सियालकोट और सैयदपुर इन पर भी अधिकार कर लिया, सियालकोट और सैयदपुर पर। अगला बिंदु है 1524 ईस्वी में पेशावर अभियान। पेशावर अभियान के समय उसको इब्राहिम लोदी और दौलत लोदी के बीच मतभेद की खबर मिलती है। जब वह 1524 ईस्वी में पेशावर अभियान कर रहा था उसी समय उसको पता चलता है कि इब्राहिम लोदी और दौलत लोदी के बीच जो संबंध है काफी अच्छे नहीं है। इस वजह से उसने भारत की ओर आक्रमण करने का, ये कई बार आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, किसने बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ आक्रमण करने के लिए न्योता भेजा था? तो याद रखिए जो दौलत खान लोदी था उसका पुत्र था दिलावर खान, राजपूत शासक था राणा सांगा। इन दोनों ने बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ आक्रमण करने का न्योता भेजा था। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में जब उसको आमंत्रण मिल जाता है दौलत खान लोदी और राणा सांगा का, तो वह पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ने भारत आता है। और यह युद्ध कब होता है? 1526 ईस्वी में। कई बार ये आपसे पूछा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध है ये कब होता है? 1526 ईस्वी में। इस युद्ध में दोस्तों क्या क्या हुआ? सबसे पहली बार तुलुगमा युद्ध पद्धति की प्रयोग किया बाबर ने भारत में, पहली बार तुलुगमा युद्ध पद्धति। ये दोस्तों तुलुगमा युद्ध पद्धति जो है दोस्तों उज्बेकों से बाबर ने ग्रहण की है, उज्बेकों से। तो याद रखिए तुलुगमा युद्ध पद्धति उज्बेकों से बाबर ने ग्रहण की। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट है, तोपों को सजाने के लिए उसने उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में उस्मानी पद्धति क्या होती थी? दो गाड़ियों के बीच में तोपों को व्यवस्थित, जो तोप होती थी तोप को व्यवस्थित करने का तरीका होता था, उसी को कहते हैं तोपों को सजाने के लिए उस्मानी पद्धति। दो गाड़ियों के बीच में तोपों को सजाना, यह है उस्मानी पद्धति। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट है, तोप खाने का नेतृत्व जो कर रहे थे बाबर के तोप खाने का नेतृत्व किसने किया? ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया। तो उस्ताद अली और मुस्तफा खां, इनके द्वारा तोप खाने को सजाने का नेतृत्व किया गया, उस्ताद अली और मुस्तफा खां। अगला प्रश्न है, कलंदर की उपाधि उसने कब धारण की? दोस्तों जब वह काबुल के निवासियों को, दोस्तों जब वह भारत पर आक्रमण करता है, भारत पर आक्रमण करने के क्रम में जब वह जीत हासिल कर लेता है पानीपत के युद्ध में, तब वह काबुल निवासियों को चांदी के सिक्के दान करता है। काबुल निवासियों को चांदी के सिक्के दान करने के क्रम में, इसी क्रम में उसको कलंदर की उपाधि दी जाती है। तो याद रखिए काबुल निवासियों को चांदी के सिक्के उसने दिए थे, इस वजह से उसकी ये उपाधि पड़ी कलंदर। अब दोस्तों देखिए बाबर के द्वारा जो अगला युद्ध लड़ा जाएगा वो खानवा का युद्ध है। पहला युद्ध पानीपत बाबर और इब्राहिम लोदी के खिलाफ, जिसमें इब्राहिम लोदी युद्ध में ही मारा जाता है। पूरे सल्तनत वंश में इब्राहिम लोदी इकलौता ऐसा शासक है जो युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारा जाता है। ये पॉइंट भी आप याद रखिए। खानवा का युद्ध किसके बीच होता है? 1527 ईस्वी में होता है, सबसे पहली बात। दूसरा पॉइंट याद रखिए, खानवा का युद्ध चित्तौड़ का जो राजपूत शासक था, जिसने इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर को आमंत्रण दिया था युद्ध करने का, अगला युद्ध बाबर ने उसी के खिलाफ लड़ा। क्योंकि बाबर ने अपनी जो बाबरनामा लिखा है, बाबरनामा में उसने बोला है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ आक्रमण करने का जब उसे आमंत्रण दिया था तो उसने वादा किया था कि वह बाबर की हेल्प करेगा, लेकिन उसने बाद में बाबर की हेल्प नहीं की। इस वजह से, और बाबर ने भी सोचा कि अगर भारत में अगर स्थायी रूप से राज्य करना है तो राणा सांगा जो था काफी शक्तिशाली शासक था। इस वजह से उसने अपने राज्य को अकंटक करने के लिए राणा सांगा के खिलाफ अभियान छेड़ा। और दोस्तों राणा सांगा ने जब इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर को आमंत्रण दिया था, तब राणा सांगा ने सोचा था कि बाबर लुटेरा है, इब्राहिम लोदी को हराएगा और इब्राहिम लोदी के सारे खजाने को लूट कर वह वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर ने भारत में आने के बाद जब वह इब्राहिम लोदी को परास्त कर देता है और भारत में स्थायी रूप से अपने पैर जमा लेता है, तो अगला युद्ध जो लड़ा बाबर ने, खानवा का युद्ध चित्तौड़ के राजपूत शासक राणा सांगा के ही खिलाफ लड़ा गया। और इसी युद्ध को जीतने के बाद
खानवा के युद्ध को जीतने के बाद दोस्तों बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की? खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। अगला पॉइंट जो है शराब पर प्रतिबंध और जिहाद। दोस्तों राणा सांगा के खिलाफ जब युद्ध लड़ाई खानवा का युद्ध लड़ा जा रहा था, उससे पहले बाबर ने जिहाद का नारा दिया। बाबर ने जिहाद का नारा दिया और साथ ही साथ अपने पूरे राज्य में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इस वजह से, क्योंकि वह जानता था राणा सांगा जो है काफी शक्तिशाली शासक है, इसलिए उसने जिहाद का नारा दिया और शराब पर अपने राज्य में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, जब तक वह खानवा का युद्ध जीत ना ले तब तक। अगला बिंदु देखते हैं। अब दोस्तों अगला जो अभियान है बाबर का, वो चंदेरी का युद्ध है। चंदेरी का शासक जो है ये भी राजपूत शासक है, मेदिनी राय। मेदिनी राय के खिलाफ ये अभियान छेड़ा जाता है और 1528 ईस्वी में ये युद्ध होता है। यही बिंदु आपसे पूछे जाते हैं चंदेरी के युद्ध से संबंधित, और इस युद्ध में मेदिनी राय परास्त हो जाता है। और दोस्तों चंदेरी के युद्ध जीतने के क्रम में ही बाबर का जो मालवा को जीतने का अभियान है वह बिल्कुल साफ हो जाता है। तो ये मालवा को जीतने के क्रम में ही ये चंदेरी का युद्ध भी लड़ा जाता है। तो याद रखिए मालवा के रास्ते को साफ करने के लिए उसने चंदेरी का युद्ध लड़ा और मेदिनी राय को परास्त कर दिया 1528 ईस्वी में। अब चौथा अभियान आप देखेंगे, ये चौथा अभियान काफी महत्वपूर्ण है। ये घाघरा का युद्ध, ये अफगान सेना के खिलाफ था। अफगान सेना जो दोस्तों अफगानी सेना थी, अफगानी सेना बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना थी अफगान सेना, इसके खिलाफ लड़ा गया था ये घाघरा का युद्ध। अब दोस्तों महमूद लोधी जो था इस अफगान सेना का नेतृत्व कर रहा था। महमूद लोधी, इसके खिलाफ ये अभियान चलाया गया। अब दोस्तों अगला बिंदु देखिए, घाघरा के युद्ध को जीतने के बाद 1529 एडी में महमूद लोधी जो था ये बंगाल के रीजन में भाग जाता है और फाइनली ये बाबर घाघरा का युद्ध जीत जाता है। अब अगला बिंदु है बाबर की मृत्यु जो होती है ये आगरा में होती है। कई बार पूछा गया बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? आगरा में। और उसका जो मकबरा था सबसे पहले आगरा में बनाया गया, लेकिन बाद में बाबर की अंतिम इच्छा के अनुसार उसका मकबरा जो था आराम बाग, आप देखेंगे काबुल के अंदर बनाया गया। तो सबसे पहले उसका मकबरा आगरा में बना, फिर उसकी अंतिम इच्छा के अकॉर्डिंग उसका मकबरा काबुल में बनाया गया। तो बाबर का मकबरा कहां पर है? याद रखिए काबुल के अंदर है बाबर का मकबरा। अब दोस्तों बाबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मिसलेनियस बिंदु हम देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है बाबर ने सड़कों की माप के लिए गजे बाबरी का शुभारंभ किया। तो गजे बाबरी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? गजे बाबरी का शुभारंभ जो किया गया बाबर के द्वारा किया गया सड़कों की माप के लिए। अगला बिंदु है बाबर भारत में दो महत्वपूर्ण खेल, एक तो था गंजीफा खेल और दूसरा था इश्कबाजी। ये दो खेल भारत में लेकर आता है। गंजीफा खेल जो था दोस्तों ये ताश के पत्तों से संबंधित था। ताश के पत्तों से संबंधित जो खेल है गंजीफा, ये बाबर लेकर आता है भारत। और इश्कबाजी, ये जो दूसरा खेल था इश्कबाजी, ये जो है कबूतरों से संबंधित खेल था। कबूतरों से संबंधित खेल था इश्कबाजी और गंजीफा। ये जो है ये भारत में बाबर के द्वारा लाए गए खेल थे। ये कई बार आपसे पूछे जाते हैं। बाबर ने नए तरीके के छंद मुबैयान का सृजन किया। तो ये बाबर काफी संगीत में भी रुचि रखता था, लेखन में रुचि रखता। तो याद रखिए, तो उसने छंद मुबैयान छंद का सृजन बाबर के ही द्वारा किया गया। और उसने अलंकार शास्त्र पर एक किताब भी लिखी है दोस्तों, अलंकार शास्त्र पर रिसाल ए उसज। रिसाल ए उसज जो है ये अलंकार शास्त्र की किताब है और बाबर के द्वारा लिखी गई है। अगला बिंदु है बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है कौन सी भाषा में लिखी? बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी और उसका नाम है बाबरनामा। बाबरनामा कौन सी भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। कई बार ये आपसे प्रश्न पूछा गया है बाबरनामा किस भाषा की पुस्तक है? तो याद रखिए तुर्की भाषा में लिखा गया है बाबरनामा। अगला बिंदु है दोस्तों बाबर ने एक सिक्का भी चलाया, वह उसका नाम था शाहरुख। शाहरुख नामक सिक्का चलाया। शाहरुख नामक सिक्का बाबर के द्वारा चलाया गया और ये किसका था? कौन सी धातु का? ये चांदी का सिक्का था। तो याद रखिए बाबर ने भारत में शाहरुख नामक चांदी का सिक्का भी चलाया। दोस्तों 1530 ईस्वी में जब बाबर की मृत्यु हो जाती है, बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जो है हुमायूं, वह राजगद्दी पर बैठता है। आइए दोस्तों सबसे पहले हुमायूं के बारे में बेसिक जान लेते हैं। हुमायूं के पिता का नाम बाबर था और हुमायूं का जन्म जो होता है
1508 ईस्वी में होता है काबुल के अंदर। तो याद रखिए कहाँ पर भाई हुमायूं का जन्म होता है, काबुल में हुमायूं का जन्म होता है 1508 ईस्वी में। और इसकी माता का नाम है महाम बेगम और पिता जो है बाबर। तो ये बेसिक पॉइंट्स आपसे कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिए जाते हैं। आप देखते हैं 1530 ईस्वी से लेके 1540 ईस्वी तक हुमायूं ने भारत पर राज्य किया। फिर उसके बाद 1540 से लेके 1555 के बीच भारत से निर्वासित जीवन व्यतीत करता है हुमायूं। इस दौरान सूरी वंश भारत पर राज्य करता है, जिसको हम अगली वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हुमायूं को शेरशाह सूरी परास्त करता है और भारत पर राज्य करता है। तो 1555 और 56 एक साल के लिए ये भारत पर सूरी वंश के बाद में राज्य कर पाता है। तो आप देखते हैं, आप देखेंगे बाबर के जो थे कुल 4 पुत्र थे, उसमें हुमायूं सबसे बड़ा पुत्र था, उसके बाद कामरान, अस्करी और हिंदाल, और हुमायूं की एक बहन भी थी अर्थात बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो थी ये हुमायूं की सिस्टर बाबर की पुत्री थी। इसी के द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया है, जिसे आप इतिहास में पढ़ेंगे। हुमायूं अपने पिता की राजगद्दी को संभालने से पहले बदखसा का सूबेदार हुआ करता था। ये प्रश्न कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया कि हुमायूं जो था राजगद्दी पे बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था। तो याद रखिए बदखसा का सूबेदार हुआ करता था हुमायूं। अब आइए देखते हैं हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयाँ। जब हुमायूं 1530 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है तो हुमायूं को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हम उनको देखते हैं। सबसे पहले तो हुमायूं ने साम्राज्य का विभाजन करना पड़ा। दोस्तों जैसा कि बाबर जो था, बाबर की अंतिम इच्छा थी कि उसकी मृत्यु के पश्चात हुमायूं सम्राट बने, लेकिन उसके जो बाकी के पुत्र हैं, बाकी के 3 पुत्र हैं जिसमें कामरान, अस्करी और हिंदाल, हुमायूं इनके साथ नाइंसाफी ना करे, इनको भी अपने साम्राज्य में हिस्सा दे। तो बाबर की अंतिम इच्छा के अनुसार ही वह साम्राज्य का विभाजन कर देता है। कामरान को काबुल और कंधार वाला रीजन देता है। आप इससे याद रख सकते हैं का से कामरान है और काबुल और कंधार दोनों का से स्टार्ट है, तो आप इजीली याद रख सकते हैं। अस्करी को जो है संभल वाला प्रदेश देता है अस्करी को, और हिंदाल को मेवात वाला प्रदेश दे देता है। तो ये याद रखिए, कई बार आपसे एग्जाम में यही बेसिक पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि कौन से अपने भाई को कौन सा एरिया देता है हुमायूं। दूसरा जो है रिक्त राजकोष। दोस्तों जब बाबर जब दिल्ली पर अधिकार कर लेता है तो दिल्ली का जो राजकोष होता है वह अपने सैनिकों में खुले हाथों से बांटता है। इसी की वजह से देखेंगे उसका राजकोष जो था वह रिक्त हो जाता है। और दूसरा दोस्तों, जब वह पानीपत का 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत का युद्ध जो लड़ा था इब्राहिम लोदी के खिलाफ, जब वह पानीपत का युद्ध जीत जाता है तो काबुल की जनता को क्या करता है, वह चांदी के सिक्के दे देता है, दान में चांदी के सिक्के देता है। इसी के लिए बाबर को कलंदर की उपाधि भी दी जाती है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो ये भी एक कारण रहा, खुले हाथों से काबुल की जनता को चांदी के सिक्के देना, यह भी राजकोष के रिक्त होने का एक मुख्य कारण रहा। और दोस्तों जब हुमायूं राजगद्दी पर बैठता है बाबर की मृत्यु के पश्चात, तो उसने भी कोई आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विशेष प्रयास किए नहीं। ये भी एक कारण रहा राजकोष के रिक्त होने का। तो ये राजकोष जो रिक्त राजकोष था, ये भी हुमायूं की प्रारंभिक चुनौतियों में एक है। अब दोस्तों देखिए जो राजपूत समस्या है, जब आप देखेंगे खानवा का युद्ध जो हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच, भले ही राणा सांगा पराजित हो जाता है और मारा जाता है, उसके बाद आप देखेंगे बाबर साम्राज्य स्थापित कर लेता है स्थायी रूप से। लेकिन ये राजपूतों की समस्या यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती है, क्योंकि राणा सांगा का जो पुत्र था रतन सिंह, ये भी राजपूतों को एकत्र करता है और पूरी सामूहिक शक्ति के साथ हुमायूं की नाक में दम कर देता है। तो ये भी एक समस्या रही राजपूतों की समस्या, जिसने हुमायूं को परेशान किया। अब अगली समस्या जो थी हुमायूं के जीवन की, वो अफगान समस्या थी। दोस्तों भले ही बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को युद्ध में परास्त कर दिया और उसे मार दिया, लेकिन अफगान जो थे पूरे भारत में बिखरे हुए थे, चाहे वह गुजरात वाला रीजन हो, चाहे बिहार का रीजन हो या बंगाल का रीजन हो, चारों तरफ अफगान बिखरे हुए थे किसी न किसी रूप में। तो भले ही इब्राहिम लोदी
पानीपत के युद्ध में मारा जाता है। लेकिन यहीं पर यह समस्या अफगानियों की समाप्त नहीं होती है। क्या होता है, हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों में अफगान समस्या सर्वप्रमुख थी। राजपूतों के साथ साथ जो अफगान सरदार थे ये भी पुनः अपने राज्य प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे थे। जो इब्राहिम लोदी के हाथ में अफगान साम्राज्य था उसको इब्राहिम लोदी परास्त हो जाता है, तो अफगान जो थे उसी इब्राहिम लोदी के साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने की चेष्टा लगातार कर रहे थे। इसके लिए वह क्या कर रहे थे, इब्राहिम लोदी भले ही युद्ध के मैदान में पराजित हुआ और मारा गया, लेकिन दोस्तों इससे अफगान की शक्ति का उन्मूलन नहीं हुआ। और इब्राहिम लोदी का जो भाई था ये महमूद लोदी, जो आप देखेंगे महमूद लोदी के खिलाफ बाबर ने भी अभियान छेड़ा था। जो अफगानियों के बीच घाघरा का युद्ध हुआ था, जो बिहार और बंगाल की जो संयुक्त अफगान सेना थी उसका नेतृत्व तो यही इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी ही कर रहा था। पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। और जब घाघरा का युद्ध में बाबर इसके खिलाफ अभियान छेड़ता है तो यह बंगाल की ओर भाग जाता है। इस वजह से ये मारा नहीं जाता है। और आगे आने वाले मुगलों के शासक जिसमें हुमायूं रहा, इसकी नाक में दम करता है यह महमूद लोदी। अब देखिए, शासक जो नसरत शाह की सहायता से पुनः अपने पैतृक राज्य को प्राप्त करना चाहता था, बिहार में शेर खान भी स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का स्वप्न देख रहा था। दोस्तों ये शेर खान जो है, शेर खान ही है जो हुमायूं को भारत से बेदखल कर देगा और भारत में सूरी वंश की स्थापना करेगा। अब आगे देखते जाइए, शेर खान जो भले ही अभी चुनारगढ़ के किले तक सीमित है, लेकिन आगामी धीरे धीरे जैसे जैसे ये अपनी कूटनीति के साथ साथ जो राजनीति खेलेगा, उस राजनीति के दम पर यह शेर शाह सूरी बन जाएगा और भारत की जो केंद्रीय सत्ता है उससे हुमायूं को बेदखल कर देगा और भारत में एक नवीन वंश, भले ही अफगान वंश ही रहेगा, सूरी वंश की स्थापना करेगा यही शेर खान। तो यह शेर खान भी हुमायूं के लिए एक समस्या रहा है। और दोस्तों इसके अलावा देखिए और कौन था जो हुमायूं को भारत से बेदखल करना चाहता था। इब्राहिम लोदी का जो चाचा था आलम खान भी घात लगाए बैठा हुआ था। दोस्तों ये आलम खान गुजरात में राज्य कर रहा था, ये भी इब्राहिम लोदी से ही संबंधित था, उसका चाचा था, क्योंकि इब्राहिम लोदी के ही रिश्तेदार भारत में लगातार शासन कर रहे थे। चाहे इब्राहिम लोदी का भाई वो बिहार वाले रीजन में रहा हो और जिसे महमूद लोदी के नाम से जानते हैं, और गुजरात, ये गुजरात वाले रीजन में आप देखेंगे ये गुजरात वाला रीजन, इसमें आलम खान था, तो इधर गुजरात हो गया, इधर बिहार हो गया, बीच में जो था आगरा दिल्ली वाला रीजन जहां पर हुमायूं राज्य कर रहा था। तो दोनों तरफ से लगातार हुमायूं के लिए अफगान सेना जो थी नाक में दम करे जा रही थी। तो अब देखते हैं ये प्रश्न, देखिए अगला पॉइंट देखिए, हुमायूं ने कौन कौन से सैन्य अभियान शुरू किए उनको देखते हैं। हम क्रम से देखेंगे कि कौन कौन से हुमायूं के द्वारा सैन्य अभियान चलाए गए। सबसे पहले कालिंजर के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया गया। ये 1531 ईस्वी में सैन्य अभियान चलाया गया। ये उस समय जो था कालिंजर का शासक जो था प्रताप रुद्रदेव था। दोस्तों जब कालिंजर के खिलाफ सैन्य अभियान 1531 ईस्वी में हुमायूं चला रहा था, उसी समय महमूद लोदी, जो इसे हमने आपको ऊपर बताया, ये इब्राहिम लोदी का ही भाई था और ये बिहार और बंगाल वाले रीजन में लगातार एक्टिव था, सक्रिय था। तो उसी समय जब कालिंजर के खिलाफ अभियान चल रहा था हुमायूं का, उसी समय उसको खबर मिलती है हुमायूं को कि जो महमूद लोदी है ये बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा है। तो ये हुमायूं क्या करता है, हुमायूं धन और सैनिकों की जो क्षतिपूर्ति हुई है वह प्रताप रुद्रदेव से लेकर वापस लौट आता है। मतलब वह कालिंजर के किले को पूर्णतः जीतता नहीं है। हुमायूं की सबसे बड़ी मूर्खता यही रही कि उसने जितने भी सैन्य अभियान चलाए उसमें या तो वह कुछ धन अथवा कुछ सैन्य लाभ पाकर ही संतुष्ट हो गया। जैसे उसने कालिंजर के किले को पूर्णतः नहीं जीता, जबकि वह चाहता तो इस कालिंजर के किले को यहाँ पर खत्म कर सकता था और अपना अधिकार कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया, शासक प्रताप रुद्रदेव से उसने सैनिक क्षतिपूर्ति और धन लेकर ही वह संतुष्ट हो गया और आगरा वापस लौट आया। अब आइए देखते हैं अगला सैन्य अभियान उसका कौन सा रहा। अब देखिए ये दूसरा सैन्य अभियान जो 1532 ईस्वी में चलाया, उसने दोहरिया का अभियान था।
इसमें महमूद लोधी जो हुआ पराजित हो गया। ये दोस्तों दोहरिया का सैन्य अभियान जो अभी महमूद लोधी बिहार और बंगाल वाले रीजन में एक्टिव है, ये उसके खिलाफ था दोहरिया का अभियान। इसमें महमूद लोधी पराजित हो जाता है। फिर इसके बाद तीसरा जो अभियान चलाया उसने चुनारगढ़ के किले का घेरा। ये चुनारगढ़ का किला वही है जिसे हमने आपको अभी बताया था, शेर खान जो भविष्य में शेर शाह सूरी के नाम से विख्यात होता है, ये वही शेर खान है। ये 1532 ईस्वी में हुमायूं के पास एक सुनहरा अवसर था शेर खान के अस्तित्व को समाप्त करने का और इसके अस्तित्व को भारत से अस्त करने का बहुत ही सुनहरा अवसर था। लेकिन यहां भी हुमायूं के दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा। 4 महीने तक हुमायूं ने इस चुनारगढ़ के किले को घेरा डाला रहा। 4 महीने तक घेरा डालने के पश्चात शेर खान ने अपनी कूटनीति और राजनीति का सहारा लेते हुए उसने क्या किया, उसने अपने पुत्र कुतुब खां को अफगान सैन्य टुकड़ी के साथ हुमायूं के दरबार में भेजना स्वीकार कर लिया, मतलब समझौता कर लिया। यहां पर शेर खां की बुद्धिमानी थी और हुमायूं की मूर्खता थी। हुमायूं ने इस एग्रीमेंट को, इस समझौते को स्वीकार कर लिया और इस तरीके से शेर खां को अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने और अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने का एक अवसर मिल गया, उसे समय मिल गया। तो यहां पर हुमायूं की सबसे बड़ी मूर्खता रही, वह शेर खां के अस्तित्व को समाप्त कर सकता था लेकिन उसने चुनारगढ़ के किले को जीता नहीं और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी शेर खां को पनपने का एक सुनहरा अवसर दे दिया। अब देखिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। जमान मिर्जा, दोस्तों ये बिहार के रीजन में अगला उसका अभियान रहता है। जमान मिर्जा और सुल्तान मिर्जा के विद्रोह को 1534 ईस्वी में वह दबा देता है हुमायूं। ये बिहार के रीजन में था 1534 ईस्वी में, आप याद रखिए। ये उसके सैन्य अभियान के क्रम में है। जमान मिर्जा और सुल्तान मिर्जा 1534 ईस्वी में ये विद्रोह कर देते हैं और वह इनके विद्रोह को दबा देता है। अब पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण है ये सारंगपुर का युद्ध। दोस्तों ये गुजरात के रीजन में आप देखेंगे बहादुर शाह काफी एक्टिव था और ये लगातार हुमायूं की नाक में दम किए जा रहा था। तो याद रखिए 1535 से 36 ईस्वी में ये उसका सारंगपुर का युद्ध होता है। इसमें क्या हुआ, गुजरात का शासक था बहादुर शाह, इसने हुमायूं से ये हार जाता है और मांडू भाग जाता है। ये बहादुर शाह जो था, बहादुर शाह हुमायूं से हारने के बाद मांडू भाग गया। इसी क्रम में क्या हुआ, इस तरह हुमायूं जो था मांडू और चंपानेर पर विजय हासिल कर लेता है और बाद में मालवा और गुजरात को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। तो याद रखिए दोस्तों, सारंगपुर के युद्ध को जीतने के साथ साथ जो सारंगपुर का युद्ध जीतने के बाद उसके हाथ में एक तो मांडू आ गया, चंपानेर आ गया और मालवा और गुजरात भी उसके अधिकार क्षेत्र में आ गया। यहां भी हुमायूं की एक मूर्खता रही, वह इस युद्ध को जीतने के बाद मांडू में विश्राम करने बैठ जाता है और वह बहादुर शाह के अस्तित्व को यहां भी समाप्त नहीं करता है। और वही दुर्भाग्य रहा, बहादुर शाह ने क्या किया, पुर्तगालियों से सहयोग लिया। उस समय पुर्तगाली भी लगातार गुजरात वाले रीजन में एक्टिव हो चुके थे। तो इस बहादुर शाह ने पुर्तगालियों से सहयोग लिया और पुर्तगालियों की सहायता से उसने पुनः गुजरात एवं मालवा पर अधिकार कर लिया। गुजरात एवं मालवा पर उसने पुनः अधिकार कर लिया। हालांकि उसकी मृत्यु 1537, 1-2 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। 1537 ईस्वी में बहादुर शाह मर जाता है। तो इस वजह से यह सारंगपुर वाला रीजन जो था, आप देखेंगे मांडू और गुजरात मालवा वाला रीजन ज़्यादा दिनों तक बहादुर शाह के कब्जे में नहीं रहा क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई। अब अगला उसका अभियान है चुनारगढ़ किले का घेरा। अब दोस्तों ये शेर शाह सूरी वाला ही चुनारगढ़ किला फिर आ गया। 1537 ईस्वी में यह पुनः चुनारगढ़ के किले को घेर लेता है। किले पर हुमायूं ने अधिकार भी कर लिया और अधिकार करने के बाद चुनारगढ़ के किले पर अधिकार करने के बाद वह क्या हुआ, बंगाल की ओर बढ़ा। उसने गौड़ के पास, गौड़ दोस्तों क्या है, गौड़ बंगाल की उस समय राजधानी हुआ करती थी गौड़। वहां के पास में स्थानीय सरदारों से युद्ध करता है और माना जाता है इस युद्ध में बहुत से लोगों की मृत्यु हुई, निर्मम हत्याएं हुई। इसी वजह से उसने उस जगह का नाम जन्नताबाद रख दिया।
ये हुमायूं ने ही रखा था। जन्नताबाद ये बंगाल में ही जगह है जहां पर ये युद्ध हुआ था, गौड़ के पास में ही जगह है। यहां पर बहुत सारी हत्याएं हुई, इस वजह से इसका नाम जन्नताबाद पड़ा। अब जो है चौसा का युद्ध, अगला अभियान जो चलाया उसने चौसा का युद्ध, ये 27 जून 1539 ईस्वी को, जब दोस्तों बंगाल को जीतने के क्रम में वह वापस लौटता है, हुमायूं जब वापस लौट रहा होता है उसी समय शेर खां खड़ा होता है और उसी माना जाता है इस चौसा के युद्ध में हुमायूं की सेना और शेर खां की सेना लगभग 2 से 3 महीने तक आमने सामने खड़ी रही। और शेर शाह सूरी जो था, शेर खां, वह बारिश के मौसम का इंतजार कर रहा था। तो बारिश के मौसम में, जैसे ही बारिश का मौसम आया, और शेर खां जो था यह बारिश के मौसम में युद्ध करने का बहुत अभ्यासी था, तो माना जाता है बाढ़ आ गई। और बाढ़ आ गई उसी समय, रात्रि के समय शेर खां ने हुमायूं की सेना पर आक्रमण कर दिया। हुमायूं पर आक्रमण करने के क्रम में हुमायूं अपना जान बचाने के लिए नदी में कूद पड़ता है और उसे एक निजाम नामक भिश्ती जो था उसने उसकी जान बचाई। जो हुमायूं नामा है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया, उसमें इसका वर्णन मिलता है कि उस भिश्ती को कन्नौज विलग्राम में पहुंचने के बाद हुमायूं ने 1 दिन के लिए सम्राट भी बनाया और साथ ही साथ चमड़े के सिक्के भी चलाए। इसका वर्णन जो है गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा में किया है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। शेर खां इस चौसा के युद्ध को जीत चुका है, अब उसका आत्मविश्वास जो है चरम पर पहुंच चुका है। उसी क्रम में जब हुमायूं दोस्तों पहुंचता है कन्नौज, कन्नौज अपनी राजधानी जो बिलग्राम है, कन्नौज पहुंचता है, तो पीछे शेर खां जो इस चौसा के युद्ध की जीत का मनोबल लिए हुए पहुंचता है और हुमायूं पर आक्रमण करता है। माना जाता है कि कन्नौज विलग्राम के युद्ध में हुमायूं पूर्णतः पराजित हो जाता है और दिल्ली एवं आगरा पर शेर शाह सूरी का आधिपत्य हो जाता है। और यहीं से 1540 ईस्वी से लेके 1545 ईस्वी तक शेर शाह सूरी राज्य करता है और फिर 1555 ईस्वी तक सूरी वंश का राज्य भारत पर रहता है। तो इस तरीके से भारत से निष्कासित हो जाता है हुमायूं। अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हुमायूं से संबंधित हैं। हुमायूं की असफलता के कारण क्या रहे हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। उसने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया अपने भाइयों में ही, और उसके भाइयों ने उसकी सहायता करने के बदले उसी के खिलाफ विद्रोह किए। तो यह भी एक मुख्य कारण रहा उसकी असफलता का। और दूसरा कारण है शेर शाह सूरी की बढ़ती शक्ति को लगातार वह नजरअंदाज किए जा रहा था। दोस्तों हम आपको बता चुके हैं, जब चुनारगढ़ का किले का घेराव वह 1532 में करता है, उस समय उसके पास सुनहरा अवसर था शेर खां को खत्म करने का, लेकिन उसने वहां समझौता कर लिया। समझौता करने के बाद 5 से 6 साल मिल जाते हैं शेर खां को, जो उसके लिए सैन्य सशक्तिकरण के लिए एक सुनहरा अवसर हुआ। फिर उसके बाद उसने उसके खिलाफ ही चौसा का युद्ध लड़ा और उसे पराजित किया। फिर बिलग्राम के युद्ध में परास्त करके उसके भारत से निष्कासित कर दिया हुमायूं को। तीसरा जो आप देखेंगे मुख्य कारण रहा हुमायूं की असफलता का, वह विलासितापूर्ण जीवन था। उसका विलासितापूर्ण जीवन मतलब वह आप देखेंगे, अभी हमने आपको बताया बहादुर शाह जो था गुजरात वाले रीजन में, जब उसे परास्त कर देता है हुमायूं, उसके बाद वह मांडू में जाकर विश्राम करने लगता है। तो यह उसका विलासितापूर्ण जीवन भी उसकी असफलताओं का एक कारण रहा। चौथा बिंदु देखिए उसकी असफलता का कारण हुमायूं की दुर्बलता। हुमायूं की दुर्बलता कैसे, आइए इसको समझते हैं। हुमायूं की दुर्बलता कैसे रही। इतिहासकार लेनपूल कहता है कि हुमायूं की असफलता का मुख्य कारण जो है उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी। तो लेनपूल ने भी कहा है हुमायूं की दुर्बलता क्या थी, उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता जो थी उसकी असफलता का मुख्य कारण रही। अब देखिए हुमायूं का निष्कासित जीवन, यहां से जब 1540 ईस्वी में निष्कासित कर दिया जाता है शेर शाह सूरी के द्वारा। और दोस्तों चौसा के युद्ध को जीतने के बाद हुमायूं जो है बिलग्राम का युद्ध लड़ता है, फिर उसके बाद वह अपने आप को शेर खां से शेर शाह सूरी बन जाता है। तो यह भी पॉइंट याद रखिए, जिसे हम आगे सूरी वंश जब पढ़ेंगे उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। हुमायूं का निष्कासित जीवन, आगरा और दिल्ली पर शेर शाह का अधिकार हो जाने के पश्चात हुमायूं जो है सिंध होते हुए ईरान पहुंच जाता है, ईरान के शाह के पास चला गया। अपने निर्वासित जीवन के दौरान ही हुमायूं ने
मीर अली अकबर, ये हमीदा बानो बेगम का पिता है मीर अली अकबर, इसी की पुत्री जो थी हमीदा बानो बेगम, इससे हुमायूं ने शादी की 1541 ईस्वी में। और इसके बाद देखेंगे कुछ समय के पश्चात अमरकोट के शासक के पास जब यह हमीदा बानो बेगम शरण लेती है, उसी समय 1542 ईस्वी में मुगल राजवंश का जो अगला सम्राट होगा अकबर, उसका जन्म होता है। 1542 ईस्वी में उसका जन्म होता है। यह पॉइंट भी आप याद रखिए। अगला बिंदु है निर्वासन के दौरान हुमायूं काबुल में रहा। जब भारत से वह निष्कासित कर दिया जाता है शेरशाह सूरी के द्वारा, तो वह काबुल में काफी समय तक उसने जीवन बिताया। हुमायूं ने पुनः 1545 ईस्वी में ईरान के शासक की सहायता से कंधार एवं काबुल पर अधिकार कर लिया। 1545 में, ये वही वर्ष है जब शेरशाह सूरी मर जाता है। उसी समय आप देखेंगे काबुल और कंधार पर ईरान के जो शासक था शाह, ईरान के शाह की सहायता से कंधार एवं काबुल को पुनः एक्वायर कर लेता है। फिर 1553 ईस्वी में शेर शाह के उत्तराधिकारी जो था ये इस्लाम शाह, काफी इंपॉर्टेंट है। शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारियों में आप देखेंगे इस्लाम शाह काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह अंतिम सबसे प्रतापी शासक रहा है सूरी वंश का। इसके बाद विलासी शासक आते रहे जो लगातार पतन की ओर सूरी वंश को ले जाते रहे। तो याद रखिए, जो शेर शाह था इसका उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगान साम्राज्य लगातार विघटित होने लगा और ऐसी स्थिति का ही फायदा उठाया हुमायूं ने। उसने अपनी राज्य की पुनः प्राप्ति के अवसर को भुनाने की कोशिश की। इसी वजह से उसने 1554 ईस्वी में अपनी सेना के साथ पेशावर पहुंचा और 1555 ईस्वी में उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। हुमायूं को यहाँ मौका मिल गया तो उसने 1555 ईस्वी में लाहौर पर कब्जा कर लिया। फिर इसके बाद 1554 ईस्वी में ही क्या हुआ, लुधियाना से लगभग 19 मील पूर्व में सतलुज नदी के किनारे पर एक स्थान है मच्छीवाड़ा। मच्छीवाड़ा का युद्ध काफी फेमस है। ये हुमायूं और अफगान सेना के बीच में ही होता है। याद रखिए, अफगान सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, हैवत खां। ये कई बार पूछा गया है। मच्छीवाड़ा के युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, हैवत खां, और तातर खां जो था अफगान सेना का नेतृत्व कर रहा था। और जो हुमायूं का नेतृत्व कर रहा था वो बैरम खान कर रहा था। बैरम खान को अकबर के टाइम पर हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। संघर्ष के परिणाम हुमायूं के पक्ष में रहा। इस तरह संपूर्ण पंजाब जो था मुगलों के अधिकार में आ गया। 1554-55 ईस्वी तक संपूर्ण जो पंजाब वाला रीजन था वह हुमायूं के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। अब देखते हैं 1555 ईस्वी में जब पूरा पंजाब हुमायूं के अधिकार क्षेत्र में आया, तो उसके बाद अफगान और मुगल सेना के बीच जो युद्ध हुआ, सरहिंद का युद्ध, हुमायूं के द्वारा यह लड़ा गया अंतिम युद्ध है, काफी महत्वपूर्ण है। सरहिंद का युद्ध अफगान सेना का नेतृत्व सुल्तान सिकंदर शाह कर रहा था और मुगल सेना का नेतृत्व जो कर रहा था बैरम खान। ये अकबर का संरक्षक बनकर भारत में आता है। तो याद रखिए, बैरम खान जो था ये मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था। और फाइनली अंतिम परिणाम जो होता है अफगानों की पराजय के साथ समाप्त हो जाता है यह युद्ध। और इस तरीके से दिल्ली और आगरा पर पुनः हुमायूं बैठ जाता है। इस तरीके से भारत से सूरी वंश का 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध के साथ समापन हो जाता है और भारत में पुनः मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। अब आइए देखते हैं हुमायूं की मृत्यु से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डाटा। जनवरी 1556 ईस्वी में, एक साल के बाद ही क्या होता है, दीनपनाह जो एक पुस्तकालय है उसकी सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अब इसकी कब्र का निर्माण कौन कराता है, इसी की जो पत्नी है हमीदा बानो बेगम। याद रखिए, हुमायूं का जो मकबरा है वह हमीदा बानो बेगम के द्वारा ईरानी संस्कृति में बनवाया जाता है। और इसका मकबरा कहाँ पर स्थित है, याद रखिए, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीनपनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण 1556 ईस्वी में उसकी मृत्यु होती है। उसकी कब्र जो है ईरानी संस्कृति से प्रभावित होकर उसी की पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाई जाती है। कहाँ पर, दिल्ली के अंदर। अब आइए, एक महत्वपूर्ण डाटा और है जो कई बार आपसे पूछा गया है। ये हुमायूं के जीवन पर इतिहासकार लेन पूल क्या कहता है। कई बार ये स्टेटमेंट आपको दिया जाता है और पूछा जाता है ये किसके बारे में है। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा
और लड़खड़ाते हुए ही वह मर गया। तो ये हुमायूं के बारे में ही है, यहाँ पर वह लगा दिया जाता है, वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। यह इतिहासकार लेन पूल ने किसके बारे में कहा? तो याद रखिए, हुमायूं के बारे में कहा। अब अंतिम बिंदु जो है, हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए वह क्या करता था? सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहना करता था, उसका ज्योतिष में विश्वास था। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं शेर शाह सूरी। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं दोस्तों, हुमायूं को परास्त कर देता है चौसा के युद्ध में, फिर उसके बाद बिलग्राम के युद्ध में परास्त करता है और भारत में सूरी वंश की नींव डालता है शेर शाह सूरी। सबसे पहले हम इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। इसका जन्म जो हुआ था 1472 ईस्वी में, जबकि आप देखेंगे इतिहासकार जो कानून गो हैं उनके अनुसार अगर आप जाएंगे तो इनका जन्म जो हुआ था 1486 ईस्वी में हुआ था। तो ये मतभेद है तिथि को लेके, इसलिए आपके एग्जाम में शेर शाह सूरी के जन्म तिथि के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। अब आइए देखते हैं इसके पिता का नाम। इसके पिता का नाम हसन खां सूर था और इसके पास बिहार में जो सासाराम और खवासपुर है, इसकी जागीरें जो थी, इसकी जागीरें इसके पिता हसन खां सूर के पास थी। इसकी कुछ बेसिक्स और देख लेते हैं। जैसे इसके बचपन का नाम हम आपको बता चुके हैं, फरीद खां था। और बहार खां लोहानी ये एक बिहार का ही सूबेदार बहार खां लोहानी यही शेर खां की उपाधि देता है। दरअसल क्या होता है, जब फरीद खां इस बहार खां लोहानी के दरबार में पहुंचता है तो उसी समय ये फरीद खां जो होता है तलवार के एक ही प्रहार के द्वारा एक शेर की हत्या कर देता है। इस बात को ये बहार खां लोहानी जब देखता है तो वह इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है फरीद खां से, और फरीद खां को वह तभी शेर खां की उपाधि दे देता है। आगे दोस्तों हम देखेंगे शेर खां से वह शेर शाह सूरी कैसे बनता है। अब आइए देखते हैं इसके बेसिक्स को और देखते हैं प्रारंभिक जीवन से। जैसे आपको हम बता चुके हैं, उसके पिता ने उसे सहसराम और खवासपुर की जागीरें दे देता है। उसके प्रशासनिक प्रतिभा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था उसका पिता, इस वजह से वह सहसराम और खवासपुर की जागीरें अपने पुत्र को संभालने के लिए दे देता है। लेकिन जैसा कि दोस्तों हम आपको बता चुके हैं, वही मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, शेर शाह के प्रशासनिक कौशल से प्रभावित होकर उसके पिता ने अपनी जागीर प्रबंधन का कार्य उसे सौंप दिया था। लेकिन क्या होता है, वह इसे छोड़कर दौलत खां, ये आगरा में शासन कर रहा था उस समय, दौलत खां की सेवा में आगरा चला गया। फिर क्या हुआ, 1522 ईस्वी में वह दक्षिण बिहार के सूबेदार, अभी जो हमने आपको बताया था दक्षिण बिहार का जो छोटा सा शासन भार संभाल रहा था ये बहार खां लोहानी, ये सूबेदार था, इसके यहाँ पर चला जाता है यह शेर शाह सूरी। फिर क्या होता है, यहीं पर शेर शाह के द्वारा एक शेर को मार डालने के कारण बहार खां लोहानी जो है उसे शेर खां की उपाधि से विभूषित करता है, जो कि हमने आपको बता दिया था। फिर क्या होता है, उसके बाद बहार खां लोहानी जो था अपने पुत्र जलाल खान का संरक्षक नियुक्त कर देता है फरीद खां मतलब शेर खां को। अब आइए दोस्तों देखते हैं 1528 ईस्वी में जो चंदेरी का युद्ध होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच, तो उस युद्ध में भी जो शेर खां था, शेर खां बाबर की सेना की ओर से लड़ा था। फिर उसके बाद आप देखेंगे 1529 ईस्वी में जो घाघरा का युद्ध हुआ था अफगान सेना और बाबर के बीच में, तो उस युद्ध में ये शेर खां जो था बाबर के विरुद्ध जो महमूद लोदी था उसकी सेना से लड़ा था। लेकिन दोस्तों शेर खां ने बाबर को एक मैसेज भिजवाया था कि वह निष्क्रिय रहेगा। इसी युद्ध के बाद, घाघरा के युद्ध के बाद, बाबर ने हुमायूं को एक सलाह दी थी कि भविष्य में वह इस फरीद खां मतलब शेर खां से सचेत रहे। और आप देखेंगे शेर खां से किस तरीके से निष्क्रियता का व्यवहार करता है और उसको हर बार इग्नोर करता रहता है हुमायूं, और अंततः उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। शेर खां भारत पर 1540 ईस्वी में आधिपत्य भी कर लेता है। फिर इसके बाद क्या होता है, 1539 ईस्वी में मुगल शासक हुमायूं को चौसा के युद्ध में वह पराजित कर देता है और उसने इसी युद्ध को जीतने के बाद वह शेर खां से बन जाता है शेर शाह सुल्तान ए आदिल। ये उपाधि धारण करता है, ये याद रखिए। ये पूरी उपाधि आपको शेर शाह सूरी याद रहेगी, लेकिन कभी कभी ये ऑप्शन में देगा चौसा के युद्ध को जीतने के बाद
शेर खान ने कौन सी उपाधि धारण की? तो शेर शाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण करता है शेर खां। अब आइए देखते हैं 1540 ईस्वी में इसने बिलग्राम का युद्ध किया। हम आपको बता चुके हैं बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं हार जाता है और भारत से निष्कासित हो जाता है और भारत में 1540 ईस्वी में ही नींव पड़ती है सूरी वंश की, जो एक अफगानी वंश है। राज्य का विस्तार कैसे करता है? इसके राज्य का विस्तार दोस्तों आपको जानना चाहिए। शेर शाह सूरी के राज्य का विस्तार अगर आप पूर्व में देखेंगे, पूर्व की ओर बंगाल से लेके पश्चिम की ओर अगर आप जाएंगे तो सिंध प्रदेश, पश्चिम में सिंध प्रदेश तक इसका राज्य का विस्तार था। मतलब बंगाल से लेके सिंध तक शेर शाह सूरी के राज्य का विस्तार था। अब आइए दोस्तों इसके राज्याभिषेक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो आपको याद रखना है। बिलग्राम के युद्ध में विजय प्राप्त करके 1540 ईस्वी में शेर शाह का दिल्ली व आगरा पर अधिकार हो गया, ये बात आप जानते हैं। लेकिन ये बात भी याद रखिए 68 ईयर्स की आयु में क्या होता है, 1540 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर वह बैठता है। इस प्रकार उसने 1540 ईस्वी में उत्तर भारत में सूरवंश, ये होगा सूरवंश की अथवा द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं दोस्तों ये सूरवंश यही दूसरा अफगान वंश था। इससे पहले लोधी वंश जो था वो अफगानी थे, तो ये दूसरा सूरवंश था। अब आइए देखते हैं उसके राजनीतिक अभियानों को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शेर शाह सूरी के जो राजनीतिक अभियान रहे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अभियान उसका गख्खर, ये गख्खर जाति जो थी ये पश्चिम उत्तर वाले रीजन में आप देखेंगे, ये गुजरात है, ये इधर कश्मीर पंजाब वाले रीजन, ये पश्चिमोत्तर वाले रीजन में ये गख्खरों का काफ़ी ज़्यादा आक्रमण होता था। तो 1541 ईस्वी में शेर शाह का गख्खर जाति के लोगों से युद्ध हुआ, जिसमें शेर शाह ने उनकी शक्ति को बिल्कुल खत्म तो नहीं कर पाया, लेकिन उसने रोहतासगढ़ में, आप देखेंगे ये रोहतासगढ़ में एक किले का निर्माण करवा दिया और गख्खर के लोगों के आक्रमण को उसने क्या किया, एक तरीके से नियंत्रित करने का कोशिश की। क्योंकि वह जानता था कि इनके गख्खर जाति के लोगों को निष्कासित करना काफ़ी कठिन है, इसलिए उसने इन पर नियंत्रण करने के लिए एक रोहतासगढ़ के किले का निर्माण कराया। और दोस्तों थोड़ा गख्खर जाति के बारे में आपको बता देते हैं। गख्खर के जाति के लोग जो थे अपनी वीरता और साहस के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे एवं लूटपाट करते थे। इसीलिए दोस्तों इनको हराना मुश्किल था, क्योंकि ये सामने खुलकर लड़ाई नहीं करते थे, ये लूटपाट करना इनका मुख्य उद्देश्य होता था। तो ये लूटपाट वगैरह करते थे, लेकिन अपनी वीरता और साहस के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो गख्खर जाति, इस पे दोस्तों शेर शाह सूरी ने क्या किया, विजय तो हासिल नहीं कर पाई, लेकिन उसको नियंत्रित करने के लिए रोहतासगढ़ में एक किले का निर्माण किया। तो ये उसका पहला अभियान था गख्खरों के खिलाफ। अब आइए देखते हैं उसका दूसरा अभियान, अगर आप देखेंगे मालवा का अभियान रहा, जिसमें 1542 ईस्वी में इसने किया। मालवा काफ़ी कमज़ोर एवं बिखरा हुआ राज्य था, तो उसकी कमजोरी का ही फायदा इसने उठाया और मालवा पर आक्रमण करके उसे अपने राज्य में मिला लेता है। तो मालवा का अभियान जो रहा, इसके समय काफ़ी मालवा कमज़ोर हो चुका था, तो बस इसी कमजोरी का फायदा उठा के 1542 ईस्वी में इसने मालवा को अपने राज्य में मिला लिया। अब इसका तीसरा अभियान ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रायसीन का अभियान। रायसीन का अभियान जो है दोस्तों, रायसीन का अभियान जो था, अगर आप देखेंगे तो जो रायसीन का शासक था ये पूरनमल, रायसीन के किले को शेर शाह सूरी लगभग काफ़ी समय तक घेरे रहा। पूरनमल उससे कोई समझौता करना नहीं चाह रहा था। लास्ट में दोस्तों क्या होता है, शेर शाह सूरी एक समझौता नामा पत्र भेजता है पूरनमल के पास। उसमें वह कुरान पर हाथ रख के कसम भी खाता है कि अगर पूरनमल ये किला अगर शेर शाह सूरी को सौंप देगा तो वह उसको कोई भी क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो पूरनमल जो था उसकी बात पर विश्वास कर लेता है, पूरे परिवार के साथ बाहर कैंप में आ जाता है और रात्रि के समय ही जो था शेर शाह सूरी ने जो कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई थी, वह अपनी कसम को तोड़ देता है और रात्रि के समय पूरनमल पर हमला कर देता है। और इसी समय दोस्तों क्या होता है, राजपूत स्त्रियां जो होती हैं जौहर कर लेती हैं, अथवा जो राजपूत थे उनके द्वारा उनको प्रेरित किया जाता है, जौहर कर लिया जाता है उनके द्वारा।
तो ये एक घटना जो रही शेर शाह के चरित्र पर एक कलंक भी रही कि उसने कुरान पर हाथ रख के कसम खाई और अपनी उस कसम से मुकर गया और बाद में पूरनमल को धोखा दिया। तो उसके जीवन पर ये कलंक भी है। रायसीन का अभियान, ये धोखे से इसने पूरनमल के साथ छल करके ये अभियान सफल बनाया। अब दोस्तों देखिए, ये मारवाड़ का अभियान ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों मारवाड़ के जो सेनापति थे, उन सेनापति का नाम था जैता और कुंपा। जैता और कुंपा अपनी बहादुरी के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते थे। तो इसने मारवाड़ के अभियान को सफल बनाने के लिए कूटनीति का प्रयोग करता है। वह जो ये मारवाड़ का शासक था मालदेव को अपनी ओर से एक पत्र भेजता है। वह पत्र इस तरीके से भेजता है कि उसके सेनापति और मालदेव के बीच में ही फूट डाल दे। वह इस तरीके से भेजता है, वह पत्र अपने नाम भेजता है, शेर शाह सूरी अपने नाम भेज लेता है और उसमें लिखता है कि हम लोग मतलब जैता और कुंपा मालदेव से गद्दारी करेंगे और हम लोग शेर शाह सूरी से समझौता कर लेंगे। और जब यह पत्र मालदेव को मिलता है तो उसे लगता है कि यह पत्र जैता और कुंपा ने शेर शाह सूरी को लिखा। इस वजह से मालदेव अपने सेनापतियों पर ही शक करता है। इस बात को लेकर जैता और कुंपा जो थे काफ़ी ज़्यादा क्षुब्ध हुए और उन्होंने खूब जमकर लड़ाई की और अपनी राष्ट्रभक्ति को साबित करने के लिए आप देखेंगे जैता और कुंपा ने अपनी वीरता के दम पर क्षत्रियता को साबित करने के लिए शेर शाह सूरी से जमकर युद्ध किया। तो आइए देखते हैं क्या होता है। 1544 ईस्वी में शेर शाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया। मालदेव जो 1532 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और इसने सारे पश्चिम और उत्तर राजस्थान को अपने कब्जे में कर लिया था। मालदेव ने जैसलमेर के भट्टियों की मदद से अजमेर को भी जीत लिया था। ऐसा माना जाता है कि मारवाड़ का अभियान शेर शाह के समस्त अभियानों में सबसे कठिन था। इस युद्ध में राजपूत सरदार जैता और कुंपा, ये दो सरदार जो थे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे और इनके रण कौशल देखने लायक थे। अंततः युद्ध में विजय के लिए शेर शाह ने कूटनीति का सहारा लिया। जो हमने आपको कूटनीति बताई, वह एक छल पत्र एक तरीके से जैता कुंपा की ओर से लिखा और वह मालदेव और जैता और कुंपा के बीच आपसी फूट डालने का पत्र दिया और इसी कूटनीति के सहारे से वह इस युद्ध को जीत पाया। अब दोस्तों देखिए, उसने एक स्टेटमेंट बोला था ये मारवाड़ के युद्ध के बाद। वह स्टेटमेंट बोलता है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता। मतलब मारवाड़ जो था काफ़ी छोटा एरिया था, तो वह लिखता है मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता। और आगे जैता कुंपा की वीरता से प्रभावित होकर लिखता है, इस तरह के सूरवीर अगर मेरे साथ होते तो मैं विश्व का विजय कर लेता। तो जैता और कुंपा के बारे में भी वह काफ़ी प्रशंसनीय स्टेटमेंट बोलता है। तो याद रखिए, मारवाड़ की विजय जो थी उसके लिए काफ़ी कठिन रही। अब यह है कालिंजर का अभियान। कालिंजर का अभियान कब 1545 ईस्वी में था। ये उसके जीवन का सबसे अंतिम अभियान था। दोस्तों इसमें कालिंजर के शासक जो था कीरत सिंह, कालिंजर का शासक कीरत सिंह जो था, शेर शाह सूरी ने कालिंजर के शासक कीरत सिंह से एक नर्तकी पे शेर शाह सूरी मोहित हो गया था। तो उसने वही नर्तकी इस कीरत सिंह से मांगी थी और कीरत सिंह ने उस नृत्यांगना को देने से मना कर दिया था और इसी वजह से शेर शाह सूरी जो था कालिंजर पर आक्रमण करता है। आइए देखते हैं, 1545 ईस्वी में शेर शाह का अंतिम अभियान कालिंजर का अभियान था। कहा जाता है कि शेर शाह ने कीरत सिंह कि एक नाचने गाने वाली दासी को हथियाने के लिए कालिंजर पर आक्रमण किया था, जिसको कीरत सिंह ने देने से इनकार कर दिया था। कालिंजर के अभियान के दौरान शेर शाह ने किले की दीवार को गोला बारूद से उड़ा देने की आज्ञा दी थी। इस दौरान क्या होता है, जो गोला बारूद वह दीवार से मारता है और दीवार से वही गोला बारूद वापस टकराकर आता है और उस जगह गिरता है जहां पर बारूद के ढेर पर स्वयं शेर शाह सूरी खड़ा हुआ था और उसी बारूद के ढेर में आग लग जाती है। आग लग जाने से 22 मई 1545 ईस्वी को शेर शाह सूरी के जीवन की लीला समाप्त हो जाती है। तो इस वजह से आप देखेंगे कालिंजर के युद्ध को
कालिंजर के युद्ध को जीतने के लिए उसने बारूद का प्रयोग किया, गोला बारूद का प्रयोग किया, और उसी खुद गोला बारूद के ढेर पे खड़ा था। दीवार से गोला बारूद जाकर लगता है और रिफ्लेक्ट होके आता है और उसी गोला बारूद में आग लग जाती है जिसमें स्वयं शेरशाह सूरी खड़ा हुआ था, और फाइनली उसी गोला बारूद के ढेर में आग लगने की वजह से वह जल जाता है। जलने की वजह से उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। अब आइए दोस्तों देखते हैं शेरशाह सूरी के कुछ प्रमुख उत्तराधिकारी। शेरशाह सूरी के ये प्रमुख उत्तराधिकारी हैं जलाल खान, फिरोज खान और मुबारिज खान। ये तीन जो हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं के आगे अलग अलग उपाधियां भी धारण की। जैसे 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका छोटा बेटा जो था जलाल खान, ये 1545 से 1553 ईस्वी तक राज्य करता है। दोस्तों आप देखेंगे इस्लाम शाह, यही जलाल खान जो है आगे चलकर जलाल खान शासक बनने के बाद इस्लाम शाह की उपाधि धारण कर लेता है। तो कंफ्यूज मत होइए, जलाल खान और इस्लाम शाह एक ही हैं, क्योंकि जलाल खान जो था यही इस्लाम शाह की उपाधि धारण करता है। और इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद ही हुमायूं जो था, आप देखेंगे पंजाब वाले रीजन पर हरकतें करना शुरू कर देता है और पंजाब वाला रीजन भी जीत लेता है इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद, क्योंकि इसकी मृत्यु के बाद अयोग्य शासकों का दौर शुरू हो जाता है। कौन से अयोग्य शासक थे? आप देखेंगे इस्लाम शाह के पश्चात उसका पुत्र जो था फिरोज खां सिंहासन पर बैठा, लेकिन इसकी भी हत्या कौन कर देता है? इसकी हत्या मुबारिज खान कर देता है। और फिर क्या होता है 1553 ईस्वी में मुबारिज खान जो मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि धारण करता है। तो याद रखिए ये मुबारिज खान ही है मोहम्मद आदिल शाह, अलग अलग शासक नहीं है। जो मुबारिज खान है यही मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि के साथ शासक बन जाता है 1553 ईस्वी में। फिर क्या होता है, इसी मोहम्मद आदिल शाह का जो प्रधानमंत्री होता है हेमू, आप इसका नाम याद रखिए क्योंकि अकबर की नाक में दम कर दिया था हेमू ने। और हेमू हम अकबर के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे ये हेमू कौन है। इसी ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर से टक्कर ली थी और फाइनली ये हार भी गया था। तो हेमू जो था काफ़ी प्रतापी शासक था। इसी ने दोस्तों विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट देखिए, 22 जून 1555 को सरहिंद नामक स्थान पर हुमायूं ने दिल्ली के शासक सिकंदर शाह सूर एक तरीके से दोस्तों ये अंतिम शासक सिद्ध होता है, सिकंदर शाह सूर को पराजित कर दिया। 1555 ईस्वी में सरहिंद नामक स्थान पर ये सिकंदर शाह सूर पराजित हो जाता है और भारत में मुगल सत्ता पुनर्स्थापित हो जाती है और भारत में सूरी वंश का पतन हो जाता है। सूरी वंश पूर्णतः समाप्त हो जाता है। सरहिंद नामक युद्ध में हुमायूं अंतिम शासक सिकंदर शाह सूर को पराजित कर देता है। तो दोस्तों ये था सूरी वंश का चैप्टर। तो आइए दोस्तों देखते हैं शेरशाह सूरी से संबंधित प्रशासनिक और राजस्व संबंधित जो उसने सुधार किए उनको। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं शेरशाह सूरी का प्रशासन। तो केंद्रीय सत्ता जो होती थी, केंद्रीय सत्ता का प्रमुख जो होता था वह राजा अर्थात शेरशाह सूरी स्वयं होता था। लेकिन इसके बावजूद भी, जो कि जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, बंगाल से लेकर सिंध तक साम्राज्य शेरशाह सूरी का विस्तृत था। तो इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए वह अकेला पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसने अपने साम्राज्य को प्रांतों में और प्रांतों को उसने स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकायों में विभक्त किया था, जिसमें सरकार, परगना और ग्राम आते थे। और प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वह ग्राम थी। किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था आगे बढ़ रही है, सबसे पहले देखिए केंद्रीय सत्ता। केंद्रीय सत्ता इसमें शेरशाह सूरी जो सम्राट है, शासक है, वही आएगा। सारी की सारी शक्ति इसी में निहित है। फिर इसके बाद विभिन्न प्रांतों में विभक्त किया गया, विभिन्न प्रांतों में, और विभिन्न प्रांतों को जो था स्थानीय निकायों में विभक्त कर दिया गया था। स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय में कौन कौन होते थे? स्थानीय निकायों में होता था सरकार, सरकार के बाद अगर आप देखेंगे, और सरकार को भी विभिन्न भागों, विभिन्न परगनों में विभक्त किया गया था, विभिन्न परगनों में। और परगनों को फिर विभिन्न ग्रामों में, ग्राम जो थे अनेक ग्राम, तो अनेक गांव से मिलके बनता था परगना, और अनेक परगनों से मिलके बनती थी सरकार। अनेक सरकार को मिलने के बाद बनता था प्रांत, प्रांत मतलब सूबा, और विभिन्न सूबों को मिलाने के बाद बनती थी केंद्रीय सत्ता, मतलब शेरशाह सूरी का पूरा साम्राज्य। तो उसने इस तरीके से विभक्त करके रखा हुआ था।
आगे दोस्तों इसके बाद हम डिस्कस करेंगे भू राजस्व से संबंधित व्यवस्था, उसने किस प्रकार भू राजस्व से संबंधित सुधार किए। फिर इसके बाद हम गुप्तचर विभाग और डाक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे उसने सैन्य से संबंधित क्या सुधार किए। फिर इसके बाद हम सार्वजनिक कार्य देखेंगे, जो शेरशाह सूरी के द्वारा सार्वजनिक कार्य किए गए वो क्या थे। फिर इसके बाद हम देखेंगे मुद्रा से संबंधित व्यवस्था, वह 2 प्रकार की मुद्राएं भी चलाता है, रुपया और दाम, हम उसको भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे भवन और इमारतों का निर्माण जो शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया, उनको भी डिटेल में देखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले शेरशाह सूरी जो था पूर्णतया एक तंत्रात्मक शासन पद्धति में विश्वास करता था। जो केंद्रीय सत्ता का प्रमुख था वह शेरशाह सूरी था। इसका अर्थ यही है, एक तंत्रात्मक शासन पद्धति। इसमें देखेंगे आप जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है एवं सैनिक मामले जो थे, ये तीनों के तीनों मामले शेरशाह सूरी के अंतर्गत आते थे। लेकिन विशाल साम्राज्य होने की वजह से उसको कुछ सहयोग की आवश्यकता तो थी, इसलिए उसने अपने कुछ प्रमुख विभागों का भी निर्माण किया था। हम सबसे पहले उन विभागों को देखते हैं, ये कई बार आपसे पूछे जाते हैं। दीवाने वजारत, दीवाने वजारत जो था ये आर्थिक मामलों की देखरेख करता था। ये कई बार आपसे टर्मिनोलॉजी दी जाती है, दीवाने वजारत किससे संबंधित था, तो याद रखिए ये आर्थिक मामलों की देखरेख करने से संबंधित था ये दीवाने वजारत। और इसका जो मुखिया होता था, इसका जो अध्यक्ष अधिकारी होता था, उसको वजीर कहते थे। तो 2 पॉइंट याद रखिए, दीवाने वजारत आर्थिक मामलों से संबंधित है और इसका जो मुखिया अध्यक्ष होता था उसे हम वजीर के नाम से जानते थे। अब देखते हैं अगला जो था दीवाने आरिज। दूसरा विभाग जो था दीवाने आरिज। दीवाने आरिज जो था ये इसका प्रमुख अधिकारी जो होता था आरिज ए मुमालिक था और ये सैन्य से संबंधित कार्य करता था। आरिज ए दीवाने आरिज, आरिज का मतलब हुआ सैन्य, तो जो सैन्य मामलों से संबंधित विभाग था वह दीवाने आरिज था। इसका मुखिया आरिज ए मुमालिक था और ये सैन्य संबंधी कार्य करता था। अगर देखेंगे आप, ये सैनिकों की भर्ती नहीं करता था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार दीवाने आरिज में जो पीसीएस जैसे एग्जाम होते हैं उसमें ऑप्शंस दिए होते हैं, दीवाने आरिज सैनिकों की भर्ती करता था। अगर ये ऑप्शन आएगा तो ये गलत होगा क्योंकि दीवाने आरिज विभाग जो था ये सैनिकों की भर्ती नहीं करता था। तो इतने पॉइंट जो हैं दीवाने आरिज से संबंधित हैं। अब अगला विभाग जो है दीवाने रिसालत। दीवाने रिसालत जो है यह विभाग अन्य राज्यों के साथ पत्र व्यवहार आदि करता था। जो अन्य राज्य थे, अन्य राज्यों के साथ पत्र व्यवहार करने का काम जो था दीवाने रिसालत का था। अगला जो है दीवाने इंसा, दीवान ए इंसा, ये विभाग जो था ये सामान्य प्रशासन विभाग था। जो सामान्यतः प्रशासन से संबंधित कार्य होते थे वह यही वाला विभाग देखता था, दीवाने इंसा। और दोस्तों इसका मुख्य काम जो था, इसका अधिकारी जो था उसका मुख्य काम होता था जो सरकारी आदेश, जो गवर्नमेंट के ऑर्डर होते थे उनका पालन करवाना और उनको लिपिबद्ध करना, मतलब उनको नोट डाउन करवाना, इसी का ही काम होता था दीवाने इंसा का। दीवाने कजा, अगला विभाग जो है दीवाने कजा। कजा का मतलब हो गया ये न्याय। तो न्याय से संबंधित जो विभाग था यह न्याय विभाग था। इसका प्रमुख जो होता था, कजा से याद रखिए काजी, काजी जो होता था यह इसका दीवाने कजा विभाग का मुखिया होता था, मुख्य अधिकारी होता था। इसके बाद देखिए दीवाने वरीद, यह जो विभाग था, वरीद का अर्थ होता है आप देखेंगे गुप्तचर। तो गुप्तचर व्यवस्था जो थी ये दीवाने विभाग के अंतर्गत आती थी, यह गुप्तचर विभाग था। इसका अधिकारी बरीद ए मुमालिक कहलाता था। तो इसका अधिकारी बरीद ए मुमालिक कहलाता था। अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था। सबसे पहले ये तो जो इतने विभाग थे ये केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत आते थे, जिसमें आप देखेंगे दीवाने वजारत ये आर्थिक मामलों से संबंधित था, दीवाने आरिज यह जो था सैन्य संबंधी मामलों से संबंधित था, दीवाने रिसालत ये अन्य राज्यों के साथ पत्र व्यवहार करने से संबंधित था, दीवाने इंसा ये सामान्य प्रशासन विभाग था और इसके अधिकारी का प्रमुख कार्य सरकारी आदेशों का पालन करना और उनको लिपिबद्ध करना होता था। दीवाने कजा जो था ये न्याय विभाग था, इसका अधिकारी जो होता था वह काजी होता था। दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग था, इसका जो मुखिया होता था, मुख्य अधिकारी बरीद ए मुमालिक कहलाता था। अब दोस्तों देखते हैं प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था। प्रांतीय क्योंकि सबसे पहले केंद्रीय विभाग हम देख चुके हैं, अब प्रांतीय देखते हैं। उसने अपने साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभक्त किया था।
सबसे पहले केंद्रीय सत्ता, केंद्रीय सत्ता के बाद जो था प्रांतीय, विभिन्न प्रांतों में उसने अपने साम्राज्य को विभक्त किया। प्रांतों को एक और टर्म था सूबा, सूबा भी कहा जाता था। प्रत्येक सूबे का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसी को सूबेदार कहते थे। तो इस सूबा शब्द से याद रखिए, जो सूबे का सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको सूबेदार कहते थे, जो साधारणतः राजा का या तो पुत्र होता था या राजा का मित्र होता था अथवा कोई घनिष्ठ व्यक्ति होता था। तो सूबेदार किसे नियुक्त किया जाता था, या तो राजा का पुत्र अथवा राजा का मित्र अथवा कोई घनिष्ठ व्यक्ति होता था, उसी को ये सूबेदार का पद दिया जाता था। अब देखिए, सुल्तान का एकताओं पर कठोर नियंत्रण होता था। अब आगे देखते हैं स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था। अब देखिए, शेरशाह का स्थानीय प्रशासन जो था वो 3 भागों में वर्गीकृत था। जैसा हम बता चुके हैं आपको, सबसे पहले आप देखिए प्रांत जो था वह सरकार, परगना और ग्राम, ये स्थानीय शासन व्यवस्था थी। सरकार, परगना और ग्राम। जो सरकार होता था, सरकार का अर्थ जिला। जैसे अगर आप देखेंगे पूरा भारतवर्ष इसके अंदर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जिला ले लीजिए, अगर आप लखनऊ लेंगे तो ये जिला हो गया। इसी को कहते हैं सरकार। एक सरकार के अंदर 2 प्रमुख अधिकारी होते थे। कौन कौन से 2 प्रमुख अधिकारी होते थे? पहला अधिकारी जो था सिकदार ए सिकदारान, ये क्या करता था? सामान्य प्रशासन से संबंधित कार्य देखता था। सिकदार ए सिकदारान। मुंसिफ ए मुंसिफा ये न्याय करता था। इसके बाद ये देखिए, विभिन्न सरकारों को किसमें तोड़ दिया गया? परगना में। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, विभिन्न परगनों में। परगना में एक परगना के अंदर एक सिकदार होता था, एक मुंसिफ होता था, एक जो था फौतदार। एक फौतदार का मतलब खजांची जो होता था उसी को फौतदार कहते हैं, और 2 कारकुन मतलब क्लर्क होते थे। तो एक परगना के अंदर एक सिकदार होता था जो सामान्य प्रशासन देखता था, एक मुंसिफ होता था जो न्याय से भी संबंधित विभाग देखता था, एक फौतदार मतलब खजांची होता था, और 2 कारकुन मतलब क्लर्क होते थे। फिर इसके बाद देखिए, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, मतलब हमने देखा सरकार के बाद परगना, और परगना के बाद आता है ग्राम जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। परगना में अनेक गांव होते थे। गांव प्रशासन का प्रमुख मुखिया होता था। जैसे आप देखेंगे आज भी गांव का प्रमुख जो होता है वो मुखिया होता है, तो पहले भी ये मुखिया हुआ करता था, और गैर सरकारी ये पदाधिकारी होता था, कोई सरकारी पदाधिकारी नहीं होता था। आप देखते हैं दोस्तों, भू राजस्व से संबंधित जो शेरशाह सूरी की व्यवस्था थी उसको देखते हैं। शेरशाह सूरी ने अपनी विश्वसनीय अधिकारियों के निरीक्षण में राज्य की भूमि का वास्तविक माप करवाया जाता था। वो शेरशाह सूरी नहीं करवाया, जो उसके विश्वसनीय अधिकारी थे उनके निरीक्षण में ये माप होती थी। शेरशाह सूरी ने इस भूमि के माप के लिए गजे सिकंदरी, जो सिकंदर लोधी था उसी ने माप चलाई थी, गजे सिकंदरी। तो याद रखिए, उसी पैमाने का यूज करता है शेरशाह सूरी। माप को करने के लिए उसने क्या किया? सन की बनी हुई, जो सन होता है, सन की बनी हुई रस्सी का प्रयोग किया जाता था। अब इसके बाद देखिए, किसानों को शोषण से बचाने के लिए उसने क्या किया? उसने पट्टा और दूसरा कबूलियत व्यवस्था आरंभ की। पट्टा क्या होता था? पट्टा मतलब राजकीय एक पत्र होता था। पट्टा एक राजकीय पत्र होता था। इसमें क्या लिखा होता था? उपज के क्षेत्र लिखे होते थे कि पूरे एरिया में कितना क्षेत्र जो है उपज से संबंधित है और कितना उत्पादन हुआ है, उत्पादन से संबंधित डाटा होता था, और भू राजस्व की जानकारी होती थी। भू राजस्व तो 3 चीजें होती थी इसमें, उपज के क्षेत्र, उत्पादन से संबंधित जानकारी और भू राजस्व की जानकारी होती थी इस पट्टा में। और कबूलियत क्या होता था? कबूलियत किसानों से लिया जाने वाला ये सहमति पत्र था, क्योंकि किसानों की बिना सहमति के ये लगान वसूल नहीं होता था। तो याद रखिए, ये सहमति पत्र, कबूलियत नामा उनसे पहले ही ले लिया जाता था। तो पट्टा और कबूलियत ये 2 टर्म जो हैं भू राजस्व से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब अगला जो पॉइंट है, शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी। दोस्तों, रैयत का अर्थ क्या होता है? रैयत का सीधा अर्थ ही होता है किसान। तो जो लगान व्यवस्था में डायरेक्ट किसानों से टैक्स वसूला जाता था उसी को कहते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो याद रखिए, शेरशाह की जो लगान व्यवस्था थी वह रैयतवाड़ी थी।
लगान जो था वो दो तरीके से लिया जाता था, या तो अगर आप नगद दे सकते हो तो नगद दीजिए, नहीं तो आप अनाज के रूप में भी दे सकते थे। शेरशाह सूरी ने ये सहूलियत दी थी, लेकिन प्रायिकता जो थी वह नगद को दी जाती थी, नगद में ही देना होता था। अगर आपकी मजबूरी है तब आप अनाज में दे सकते हो। अगला जो भूमि से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। शेरशाह के समय भूमि की किस्म एवं फसलों के आधार पर उत्पादन का औसत निकलवाया जाता था और उसके बाद उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में वसूला जाता था। तो याद रखिए, वह भूमि की किस्म एवं फसलों के आधार पर उत्पादन का एवरेज निकलवाता था, फिर उसके बाद 1/3 भाग जो था कर के रूप में वसूला जाता था। लगान के अतिरिक्त जो 2 टैक्स लिए जाते थे, उसमें एक जरीमाना मतलब सर्वेक्षण टैक्स था और दूसरा टैक्स जो था महासेलाना टैक्स था। ये कर संग्रह से संबंधित शुल्क था। तो जो भू राजस्व का जितना टैक्स होता था, जैसे भू राजस्व जितना था 1/3, इसी 1/3 का 2.5% जो था ये जरीमाना टैक्स वसूला जाता था और इसी 1/3 का महासेलाना कर संग्रह शुल्क वसूला जाता था। तो ये 5% था भू राजस्व का। तो ये 2 एक्स्ट्रा टैक्स थे, इनका टर्मिनोलॉजी याद रखिए। इसका पहला टैक्स जो था जरीमाना टैक्स, ये सर्वेक्षण शुल्क था, और दूसरा था महासेलाना टैक्स, ये जो था कर संग्रह से संबंधित शुल्क था। अब दोस्तों देखते हैं शेरशाह सूरी की गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर विभाग एवं डाक व्यवस्था। संपूर्ण राज्य में सरायों, बाजारों व अन्य स्थानों पर गुप्तचर नियुक्त किए जाते थे। तो संपूर्ण राज्य में सराय बनाई जाती थी, बाजार बनवाए गए और अन्य स्थानों पर गुप्तचर नियुक्त भी किए जाते थे। गुप्तचर किस लिए नियुक्त होते थे, इसको देखते हैं। देश के प्रत्येक भाग से रोज शासक को खबर पहुंचाने के लिए इस विभाग को बड़ी संख्या में घोड़ों की जरूरत भी होती थी। किसे? गुप्तचर को। किस लिए? शासक को प्रत्येक पल की खबर पहुंचाने के लिए, इसीलिए ये गुप्तचर भी रखे जाते थे। अब आइए देखते हैं अगला पॉइंट जो है। अब दोस्तों सैन्य व्यवस्था से संबंधित पॉइंट देखते हैं। शेरशाह सूरी की जो सेना थी काफी विशाल थी। उसने क्या किया, उस सेना में जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने का जो प्रथा चलाई थी, उसी को पुनर्जीवित कर देता है शेरशाह सूरी। जो ये इसलिए कर देता है क्योंकि घोड़ों की क्वालिटी जो थी, कई बार क्या होता था, जो सैनिक होते थे वह घटिया किस्म के घोड़े ले आते थे और उच्च क्वालिटी के घोड़े थे उनको बेच देते थे। तो इस वजह से उसने घोड़ों को दागने की प्रथा जो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी, उसको उसने सैन्य व्यवस्था के अंदर लागू किया और उसने सैनिकों का हुलिया भी लिखवाया। तो याद रखिए, जो सैनिकों का हुलिया होता था ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, ये भी उसने एक्सेप्ट किया शेरशाह सूरी ने। तो ये 2 चीजें याद रखिए, जो दाग एवं हुलिया प्रथा जो थी, ये अलाउद्दीन खिलजी की प्रथा को इसने भी पुनर्जीवित कर दिया। शेरशाह स्वयं सेना का सेनापति था। शेरशाह जो था स्वयं सेना का सेनापति था। सैनिकों की योग्यता के आधार पर उनका वेतन दिया जाता था। तो ये पॉइंट याद रखिए, शेरशाह स्वयं सेनापति था और सैनिकों की योग्यता के आधार पर उनको वेतन दिया जाता था। अब देखिए उसकी सेना की विशालता। सेना में 1,50,000 तो घुड़सवार थे, 25,000 पैदल थे और 5,000 हाथी और पर्याप्त मात्रा में उसका तोपखाना था। देख सकते हैं कि कितनी विशाल सेना जो उसकी थी। इसके बाद उसने कुछ सार्वजनिक कार्य भी किए। हम देखते हैं उन सार्वजनिक कार्यों को। उसने अनेक सड़कों का निर्माण कराया और विभिन्न सड़कों की उसने मरम्मत भी कराई और यात्रियों के ठहरने के लिए उसने सरायों का निर्माण कराया। अब देखिए उसके द्वारा जो महत्वपूर्ण 4 सड़कें बनवाई गई, हम सबसे पहले उनको आपको पॉइंट आउट करा देते हैं। वह 4 सड़कें कौन सी थी। पहली सड़क देखिए, उसने बंगाल में सोनार गांव से लेकर जो दिल्ली होते हुए लाहौर तक होती हुई पंजाब में अटक तक जाती है, ये वाली जो है पहली सड़क है। इसी को ग्रांड ट्रंक रोड हम देखेंगे नाम कैसे पड़ा आगे चलकर। तो ये याद रखिए, ये पहली उसकी सड़क थी। और दूसरी सड़क जो थी, दूसरी सड़क आगरा से लेके बुरहानपुर तक, ये दूसरी सड़क थी। ये दूसरी सड़क थी जो शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई आगरा से लेके बुरहानपुर तक। अब देखते हैं तीसरी सड़क जो बनवाई गई शेरशाह सूरी के द्वारा। तीसरी सड़क आगरा से लेके जोधपुर होते हुई चित्तौड़ तक जाती थी। ये तीसरी सड़क थी जो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई। और चौथी सड़क जो थी लाहौर से लेके मुल्तान तक जाती थी। तो इसने सड़क निर्माण में काफ़ी ज़्यादा
महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो चौथी सड़क लाहौर से मुल्तान तक थी। सबसे पहले आगे चलकर जो लॉर्ड ऑकलैंड था, लॉर्ड ऑकलैंड ने ही इसे जीटी रोड कहकर पुकारा, ग्रैंड ट्रंक रोड। किसने? लॉर्ड ऑकलैंड ने। यह भी कई बार पूछ लिया जाता है। शेर शाह ने इन मार्गों में 1700 सराएं बनवाई थी, यात्रियों के ठहरने के लिए इसने ये सराएं भी बनवाई, 1700 सराएं बनवाई थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसने काफी उच्च कोटि के सार्वजनिक कार्य भी किए। अगला पॉइंट देखिए, मुद्रा व्यवस्था से संबंधित। दोस्तों इसने दो प्रमुख सिक्के चलाए, एक रुपया चलाया, दूसरा दाम चलाया। जो रुपया था वो 180 ग्रेन का शुद्ध चांदी का सिक्का था, वहीं जो दाम था वह 380 ग्रेन का शुद्ध तांबे का सिक्का था। तो ये दो पॉइंट याद रखिए, चांदी जो था वो रुपया था और तांबा जो था वह दाम था। रूपा, आप रूपक से ही समझ सकते हैं, रूपक जो होता है ये चांदी का ही पर्यायवाची होता है। तो याद रखिए रुपया जो था ये चांदी था और दाम जो था वह तांबे का था। शेर शाह सूरी ने अपना नाम, पद एवं टकसाल का नाम अरबी एवं देवनागरी लिपि में भी खुदवाया। इन सिक्कों के ऊपर अपना नाम, पद का नाम, टकसाल का नाम और अरबी एवं देवनागरी लिपि में उसने ये खुदवाए। इसके बाद उसने चांदी, अगर आप देखेंगे एक चांदी के रुपए का जो मूल्य होता था वह 64 तांबों के दाम के बराबर था। मतलब जो रुपया और अगर आप दाम का रेशियो निकालेंगे तो 1:64 का अनुपात आएगा। मतलब एक चांदी का रुपया 64 तांबे के दाम के बराबर उसका मूल्य होता था। अब देखते हैं उसने कुछ भवनें और इमारतों का भी निर्माण कराया। इसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं के द्वारा निर्मित जो दीन पनाह था उसको वह तोड़वा देता है और उसी के ध्वंसावशेषों पर क्या करता है, वह दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाता है। तो पॉइंट याद रखिए, दीन पनाह को तोड़ के उसी के ध्वंसावशेषों पे उसने पुराने किले का निर्माण करवाया था। अगला पॉइंट है, उसने पुराने दिल्ली के जो पुराना किला था उसी के अंदर किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण भी कराया, इसी पुराने किले के अंदर। तो ये मस्जिद भी याद रखिए, किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शेर शाह सूरी ने। और पुराने किले का निर्माण किसने कराया? वो भी शेर शाह सूरी ने। ये भी पॉइंट कई बार आपसे पूछा जाता है। अगला पॉइंट है, शेर शाह ने अपने साम्राज्य के पश्चिमोत्तर सीमा पर रोहतासगढ़ किले का निर्माण कराया। दोस्तों हमने आपको बताया था जो गख्खर जाति थी, ये गख्खर जाति जो पश्चिमोत्तर सीमा से लगातार शेर शाह सूरी को परेशान कर रही थी, तो उस गख्खर जाति के खिलाफ उसने सबसे पहला अभियान 1541 ईस्वी में चलाया। लेकिन उनका दमन तो नहीं कर सका, वह लुटेरी प्रजाति थी, लूटपाट करती थी। इसलिए उसने इस पे नकेल कसने के लिए रोहतासगढ़ में एक किले का निर्माण कराया था। तो याद रखिए रोहतासगढ़ का किला किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने। अब देखते हैं अगला बिंदु, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है। ये भी कई बार आपसे पूछा गया, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम के अंदर। कनिंघम जो है, ये इतिहासकार कनिंघम कहता है शेर शाह के मकबरे को उसने ताजमहल से भी सुंदर बताया। तो कई बार ये पॉइंट पूछ लिया जाता है कि किस इतिहासकार ने बोला है कि जो सासाराम में बना शेर शाह सूरी का मकबरा जो है वह ताजमहल से भी ज़्यादा सुंदर है। तो दोस्तों आपने देखा, ये हमने शेर शाह सूरी से संबंधित जो प्रशासन व्यवस्था थी उसकी, चाहे वह सैन्य व्यवस्था हो, सार्वजनिक कार्य हो, मुद्रा व्यवस्था हो, भवन व इमारत हो, गुप्तचर विभाग हो, भू राजस्व व्यवस्था हो, अथवा उसके प्रांत को विभिन्न भागों में तोड़कर शासन व्यवस्था को चलाना हो, सारा का सारा हमने डिटेल में देखा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अकबर की। अकबर के चैप्टर में दोस्तों पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अकबर से पहले भारत में जो राज्य कर रहा था इसी का पिता जो था हुमायूं भारत में राज्य कर रहा था। वह 1555 ईस्वी में जो सरहिंद का युद्ध होता है, शेर शाह सूरी का जो सूरी वंश था, आप देखेंगे सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच में वह युद्ध होता है। उस युद्ध में फाइनली हुमायूं जीत जाता है और शेर शाह सूरी का जो सूरी वंश था वह समाप्त हो जाता है और हुमायूं जो है भारत में सत्ता की पुनर्प्राप्ति करने में सफल हो जाता है। और फिर एक साल के ही अंतराल पे आप देखेंगे 1556 ईस्वी में आते आते वह दीन पनाह की सीढ़ियों जो एक पुस्तकालय था उससे गिर जाता है। गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर इसके बाद जो मुगल वंश का अगला शासक बनता है हुमायूं का पुत्र अकबर बनता है। अब आइए देखते हैं अकबर के बेसिक को देखते हैं।
अकबर के प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक से संबंधित डेटा आपको बताते हैं। इसका जन्म 1542 ईस्वी में, दोस्तों ये 1542 ईस्वी वही समय है जब भारत पर सूरी वंश का राज्य था। भारत से हुमायूं को खदेड़ दिया था शेरशाह सूरी ने, और हुमायूं जो था निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। उसी निर्वासित जीवन व्यतीत करते समय जो अमरकोट का राणा वीरसाल था, उसी के यहाँ पर शरण ली हुई थी हमीदा बानो बेगम ने। उसी शरण के दौरान हमीदा बानो बेगम अकबर को जन्म देती है 1542 ईस्वी में। तो याद रखिए, अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम है और अकबर के पिता का नाम जो है हुमायूं है। फिर हम देखेंगे दोस्तों, ये पॉइंट देखिए, जब हुमायूं ने काबुल कांधार को जीता, दोस्तों ये 1545 ईस्वी वाला टाइम है जब भारत में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद आप देखेंगे ये काबुल कांधार वाला रीजन जो है, इस पर हुमायूं आक्रमण कर देता है और इसको अपने कब्जे में ले लेता है। इसी टाइम पर हुमायूं जो है अपने पुत्र अकबर को देखता है, तब उसी समय इसका नामकरण किया जाता है और 3 वर्ष की आयु में इसका नामकरण क्या होता है, पूरा नाम याद रखिए अकबर का, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका नामकरण किया जाता है। कब? जब वह काबुल कांधार की विजय करता है हुमायूं 1545 ईस्वी में। जब दोस्तों हुमायूं जो था भारत पर राज्य नहीं कर रहा था, उस समय निर्वासन के समय अकबर जो था गजनी का सूबेदार हुआ करता था। जब भारत पर सूरी वंश का शासन था, उस समय अकबर को गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया था। फिर जब भारत पर हुमायूं सरहिंद के युद्ध के साथ विजय हासिल कर लेता है और भारत में अपनी सत्ता की पुनर्प्राप्ति कर लेता है, इसके बाद दोस्तों जो पंजाब वाला रीजन है, पंजाब का जो रीजन है आप याद रखिए, इसका सूबेदार बनाया जाता है किसको? अकबर को। भारत में सबसे पहले, आप कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है, भारत में सत्ता संभालने से पहले अकबर कहाँ का सूबेदार था? तो याद रखिए ये पंजाब वाले रीजन का सूबेदार था। और कई बार यह प्रश्न भी पूछा जाता है, जब हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था उस समय अकबर कहाँ का सूबेदार था? तो गजनी का सूबेदार था। और जब भारत पर आधिपत्य हो जाता है तब वह पंजाब का सूबेदार बन जाता है। और इसी समय जब उसे पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया जाता है अकबर को, उसी समय बैरम खान को अकबर का संरक्षक बना दिया जाता है। किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। फिर देखते हैं क्या होता है। अब इसको दोस्तों देखते हैं सत्ता कैसे प्राप्त होती है। इसके पिता की मृत्यु फरवरी 1556 ईस्वी में हो जाती है। उस समय दोस्तों ये अकबर जो था सिकंदर सूर से, पंजाब वाले ही रीजन में सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था, लड़ाई कर रहा था। उसी समय इसको खबर मिलती है कि दीनपना की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है। उसी समय जो बैरम खान था, बैरम खान ने क्या किया, पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर में, ये एक जगह है कलानौर, गुरदासपुर जिले में कलानौर जगह है, यहाँ पर मात्र 13 वर्ष की आयु में उसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। बैरम खान राज्याभिषेक करता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब दोस्तों याद रखिए, जब 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई, अकबर भी दोस्तों आगरा और दिल्ली वाले रीजन में नहीं है। इसी का फायदा उठाते हुए जो आदिल शाह, आप देखेंगे आदिल शाह ये सूरी वंश का शासक था। इसी का जो प्रधानमंत्री था हेमू, अगर दोस्तों आपने पढ़ा होगा तो हमने सूरी वंश जब डिटेल में एक्सप्लेन किया था तब हमने बताया था हेमू के बारे में। वो ये हेमू वही है, आदिल शाह का प्रधानमंत्री जो सूरी वंश का शासक था। ये क्या करता है, इसी अवसर का लाभ उठा के दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा कर लेता है। इस बात की जानकारी जब अकबर को मिलती है, जब अकबर उस समय कहाँ है, पंजाब के गुरदासपुर में। उसी क्रम में दोस्तों पानीपत का जो मैदान है, पानीपत का जो दूसरा युद्ध होगा, पानीपत का सेकेंड वॉर, कई बार पूछा जाता है कब हुआ, 1556 ईस्वी में। याद रखिए 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। किसके बीच होता है? हेमू और अकबर के बीच। हेमू और अकबर के बीच होता है। इस युद्ध में दोस्तों भीषण नरसंहार हुआ। हेमू का पलड़ा जो था काफी भारी था। हेमू ने अपने जीवन काल में 22 लड़ाइयां लड़ी थी और हेमू ने एक में भी पराजय का मुंह नहीं देखा था, इसलिए उसकी जय निश्चित लगती जा रही थी। इसी समय उसके दुर्भाग्य का प्रादुर्भाव हो जाता है और वह
हाथी के ऊपर बैठकर युद्ध कर रहा था हेमू, उसी समय एक तीर आकर हेमू की आंख में लग जाता है और उसकी आंख फूट जाती है और वह मूर्छित होकर, जो हाथी के ऊपर मांद बनी होती है जिसमें कोई भी सैनिक बैठकर युद्ध करता है, उसी मांद में वह गिर जाता है और उसके गिरने के साथ ही आप देखेंगे हेमू की सेना में भगदड़ मच जाती है और हेमू को पकड़ लिया जाता है। बैरम खान उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है। इस तरीके से हेमू के जीवन का सूर्य अस्त हो जाता है और आगरा और दिल्ली पर पुनः मुगल सत्ता स्थापित हो जाती है अकबर के रूप में। तो दोस्तों ये थी हेमू और अकबर के बीच पानीपत के दूसरे युद्ध की छोटी सी कहानी। अब दोस्तों देखते हैं, अब आइए दोस्तों, ये हमने यहाँ पे पेन डाउन किया हुआ है पानीपत के दूसरे युद्ध को, हमने आपको बताया, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। हुमायूं की मृत्यु, हेमू ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। किसकी मृत्यु के बाद? हुमायूं की मृत्यु के बाद। हेमू ने अपने जीवन काल में 22 लड़ाइयां लड़ी और एक में भी पराजय का मुंह नहीं देखा था। इसीलिए जो आदिल शाह था, ये सूर्यवंश का शासक था, इसने इसको विक्रमादित्य की उपाधि भी दी थी हेमू को। और दोस्तों भारत में ये 14वां ऐसा व्यक्ति है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि जिसको मिली। तो याद रखिए ये कौन से नंबर का व्यक्ति है? हेमू 14वें नंबर का व्यक्ति है और ये सबसे अंतिम व्यक्ति भी रहा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की या जिसको विक्रमादित्य की उपाधि मिली। फिर देखिए नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच पानीपत में युद्ध होता है और फाइनली हमने आपको बताया किस तरीके से हेमू का सूर्य अस्त हुआ। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला, बैरम खान का संरक्षण काल। अब दोस्तों 1556 ईस्वी में अकबर जो है आगरा और दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका है। अब बैरम खान, जैसा कि दोस्तों हम आपको बता चुके हैं, 13 वर्ष की अल्प आयु में ही उसको राज्यभार संभालना पड़ा। इस वजह से बैरम खान उसका संरक्षण कर रहा था। 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक ये बैरम खान का संरक्षण काल माना जाता है। माना जाता है कि अकबर ने जितना भी राजभार का काम था वह बैरम खान के ही संरक्षण में किया, इसलिए इस युग को, इस काल को बैरम खान का संरक्षण काल कहा जाता है। अब देखिए बैरम खान फारस के सिया संप्रदाय से संबंधित था। तो ये कई बार पूछा जाता है बैरम खान जो था किस संप्रदाय से संबंधित था? सिया संप्रदाय, मुस्लिमों में ये सिया संप्रदाय होता है, इससे संबंधित था। 1556 ईस्वी में जब अकबर शासक नियुक्त हुआ वह अल्प वयस्क था, हमने बताया 13 वर्ष का ही था। 1556 से 60 ईस्वी तक बैरम खान के द्वारा शासन संबंधी महत्वपूर्ण गतिविधियां करने के कारण इस काल को बैरम खान का संरक्षण काल कहा जाता है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों बैरम खान के संरक्षण काल में इसने पानीपत की विजय हासिल की और पानीपत की विजय हासिल करने के साथ साथ इसने कई उत्तर भारत के जो राजनीतिक अभियान भी इसने सफल बनाए, जिसमें ग्वालियर का अभियान था, जौनपुर था, चुनारगढ़ का किला था। तो इसने इतने सारे अभियानों को भी बैरम खान के संरक्षण में सफल किया। अब दोस्तों देखते हैं बैरम खान का, दोस्तों बैरम खान को एक उपाधि दी गई खाने खाना। ये किसके द्वारा उपाधि दी गई? अकबर के ही द्वारा खाने खाना की उपाधि इसको क्यों मिली? क्योंकि इसकी ईमानदारी की वजह से इसको खाने खाना की उपाधि मिली। अब दोस्तों जैसे जैसे बैरम खान का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था तो उसके दरबार में ही आप देखेंगे आंतरिक उसका विरोध होना शुरू हो जाता है। कई लोग उससे जलने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, तो उसका आंतरिक विरोध मुखर होता गया और अकबर को भी अब ठीक नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि अब वह वयस्क हो चुका है, अब उसको बैरम खान के संरक्षण की जरूरत नहीं है। इसलिए बैरम खान को उसने क्या किया? बैरम खान को मक्का भेज दिया। अब बैरम खान जब मक्का जा रहा था तो उसी क्रम में आप देखेंगे जो मुबारक खां था, गुजरात वाले रीजन में मुबारक खां इसी घात लगाए बैठा हुआ था, क्योंकि बैरम खान ने, जब बैरम खान हुमायूं के साथ आप देखेंगे सूरी वंश के पतन के लिए लगातार सरहिंद और मच्छीवाड़ा का युद्ध कर रहा था, तो मच्छीवाड़ा के युद्ध में जो मुबारक खान था, मुबारक खान एक अफगानी शासक था, उसके पिता की हत्या बैरम खान ने की थी। तो वह उसी का बदला लेने के लिए जब भारत से अकबर ने बैरम खान को मक्का के लिए भेजा तो वह गुजरात होते हुए मक्का जा रहा था, तो उसी समय मुबारक खान ने बैरम खान की हत्या कर दी। इस तरीके से बैरम खान के भी जीवन का समापन हो जाता है।
बैरम खान की मृत्यु के पश्चात उसकी जो विधवा थी पत्नी सलीमा बेगम, इससे शादी करता है अकबर। और बैरम खान का एक पुत्र भी था अब्दुल रहीम, जिसे आप देखेंगे रहीम दास के जो आप दोहे पढ़ते हैं, ये अकबर के नवरत्नों में से एक था। तो अब्दुल रहीम जो था, इसको भी अकबर ने गोद ले लिया बैरम खान की मृत्यु के पश्चात। तो आगे चलकर दोस्तों यही आप देखेंगे जो अब्दुल रहीम है, यही नवरत्नों में शामिल होता है अकबर के। यहाँ तक दोस्तों ये बैरम खान की कहानी थी। बैरम खान की मृत्यु हो गई, मुबारक खान ने उसकी हत्या कर दी और उसकी पत्नी सलीमा बेगम और पुत्र अब्दुल रहीम। सलीमा बेगम से अकबर ने शादी कर ली और जो उसका पुत्र था अब्दुल रहीम, उसको गोद ले लिया। अब आइए दोस्तों देखते हैं अकबर का जो पेटीकोट शासन है, पर्दा शासन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये 1560 से लेके 1564 ईस्वी तक माना जाता है अकबर का ये पर्दा शासन, पेटीकोट शासन। ये इसको पेटीकोट शासन इसलिए कहते हैं क्योंकि माना जाता है कि अकबर जो था, अकबर का ये 1560 से लेके 1564 तक का समय जो था, जो उसके पारिवारिक लोग थे, उसकी धाय माँ जो थी महामनगा और उसके पुत्र और पुत्रियां जो थी, उन्हीं के देख रेख में उसका ये काल पूरा गुजरा। वह यहाँ पर खुलकर डिसीजन नहीं ले पा रहा था, उसके निर्णयों में महामनगा और उसके पुत्र और पुत्रियों की भी कहीं ना कहीं भागीदारी थी। तो इस वजह से इस वाले शासन को पर्दा शासन अथवा पेटीकोट शासन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें स्त्रियों का प्रभुत्व ज़्यादा था। अब आइए देखते हैं उसके रिश्तेदार व विश्वास पात्र लोग शामिल थे। इन वर्षों में अकबर के निर्णय में इस समूह की विशेष भूमिका थी, इसीलिए इसे पेटीकोट शासन कहते हैं। इसमें महामनगा उसकी धाय माँ थी और महामनगा का ही पुत्र था आदम खान और जीजी अनगा और दिल्ली का राज्यपाल था सिहाबुद्दीन। ये लोग जो थे पेटीकोट शासन मतलब अकबर के इस पेटीकोट शासन में मुख्य भागीदार थे। कौन? उसकी धाय माँ महामनगा और उसका पुत्र आदम खान और जीजी अनगा और दिल्ली का राज्यपाल सिहाबुद्दीन। इतने लोग उसके इस पेटीकोट शासन के भागीदार थे। अब आइए दोस्तों देखते हैं राजनैतिक अभियान। अकबर के प्रमुख राजनैतिक अभियानों को देखते हैं। 1561-62 जब वह पेटीकोट या पर्दा शासन चला रहा था, उसी समय ये मालवा का अभियान होता है। और माना जाता है जब मालवा के अभियान से अपार धन संपदा मिलती है। किसको अपार धन संपदा मिलती है? जो महामनगा का पुत्र था आदम खान, और यह अकबर से उस अपार धन संपदा को छिपा लेता है और अकबर इसका विरोध करता है। तो ये आदम खान उल्टा अकबर को ही मारने का प्रयास करता है। इस वजह से अकबर मजबूरी में इस आदम खान की हत्या करवा देता है और इसी शोक में इसकी माता जो है महामनगा की भी मृत्यु हो जाती है और इस वजह से ये पूरा का पूरा ग्रुप बिखर जाता है और अकबर को पर्दा शासन से मिल जाती है मुक्ति। तो याद रखिए ये जो मालवा का अभियान है, मालवा का अभियान पेटीकोट शासन के अंतर्गत ही हुआ था। उसका इसमें क्या हुआ था? साम्राज्य विस्तार हेतु अकबर ने आक्रमण किया। मालवा का शासक बाज बहादुर परास्त हो गया और मुगलों को अपार संपदा हाथ लग गई। और दोस्तों ये बाज बहादुर जो परास्त होकर भाग गया था, इसकी एक पतिव्रता स्त्री थी रूपवती उसका नाम था। उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, मतलब जौहर कर लिया अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए। और काफी वर्षों के बाद बाज बहादुर ये जो शासक था मालवा का, ये वापस लौट आता है और अकबर का संरक्षण स्वीकार कर लेता है। अकबर इसको 2000 का मनसब प्रदान कर देता है। और जब बाज बहादुर की मृत्यु हो जाती है तो इसकी जो पत्नी थी रूपमती और बाज बहादुर दोनों की समाधि उज्जैन में बना दी जाती है। उज्जैन में इन दोनों की समाधि बनती है, बाज बहादुर और रूपमती की। इस तरीके से दोस्तों मालवा जो है अकबर के नियंत्रण में आ चुका है मालवा। अब अकबर का जो अगला सैन्य अभियान होगा वह आमेर एवं मेड़ता की ओर होगा 1562 ईस्वी में। 1562 में आमेर और मेड़ता। अकबर ने सबसे पहले आमेर की ओर अपना रुख किया। अकबर ने क्या किया? अकबर ने अपना राज्य क्षेत्र विस्तृत करने के लिए राजपूतों के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो ये पॉइंट कई बार पूछा जाता है कि मुगल शासक कौन था जिसने राजपूतों से सबसे पहले वैवाहिक
संबंध स्थापित किए। तो याद रखिए अकबर है, अकबर ने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इस क्रम में दोस्तों आप देखेंगे आमेर का जो राजा था भारमल, इसी की पुत्री थी हरखाबाई। इसकी पुत्री का नाम क्या था? इसकी पुत्री का नाम था हरखाबाई। इससे अकबर शादी करता है। किसकी पुत्री थी? भारमल की। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है। ये जो था आमेर का शासक था भारमल और इसी की पुत्री थी हरखाबाई। इससे वह शादी कर लेता है। तो इस वजह से उसका जो ये शासन था, आमेर का शासन, भारमल बचा लेता है अपनी पुत्री से अकबर की शादी करके। एक तरीके से दोस्तों ये अधीनता ही स्वीकार कर लेता है अकबर की। और फिर आगे देखेंगे आप, आगे चलकर इसी भारमल का जो पुत्र था, या आप देखेंगे ये भगवान दास, भगवान दास अकबर के नवरत्नों में से भी एक था। ये भारमल का ही पुत्र था। ये भारमल अपने पुत्र भगवान दास को अकबर के राज दरबार में भेज देता है। अकबर इसको उच्च मनसबदार दे देता है, मतलब उच्च मनसब दे देता है। हाई पोस्ट होती है उच्च मनसब का मतलब। और फिर दोस्तों आगे, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, यहाँ पर आमेर की कहानी खत्म हो चुकी है। आमेर में क्या हुआ? आमेर का जो शासक भारमल था, इसने अपनी पुत्री हरखाबाई से शादी कर दी अकबर की और अपने पुत्र भगवान दास को उच्च मनसब देकर अकबर के दरबार में पहुंचा दिया। तो ये आमेर की कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है, मतलब आमेर ने अधीनता स्वीकार कर ली अकबर की। अब आगे हम देखेंगे आमेर के बाद। अब दोस्तों देखते हैं इस मेड़ता को, मेड़ता की क्या कहानी रही। दोस्तों मेड़ता का जो शासक था, आप देखेंगे मेड़ता का शासक 1562 ईस्वी में, मेड़ता जो जागीरदार जयमल राठौर था, जयमल राठौर ये जागीरदार था, इसी के अंडर में उस समय मेड़ता था। 1562 ईस्वी में जब इसके दुर्ग के चारों ओर अकबर घेराबंदी करता है तो जयमल राठौर जो है भाग जाता है। कहाँ पर? मेवाड़ के जो राणा उदय सिंह हैं, राणा उदय सिंह की शरण ले लेता है। और इस तरीके से जो ये मेड़ता वाला रीजन है ये भी आ जाता है अकबर के राज्य क्षेत्र के अंदर। अब दोस्तों देखते हैं गढ़कटंगा, यहाँ से संबंधित है रानी दुर्गावती। काफ़ी प्रसिद्ध ये वाली जगह है गढ़कटंगा, मध्य भारत की जगह है गढ़कटंगा या गोंडवाना के नाम से जानते हैं। 1564 ईस्वी में अकबर यहाँ पर अभियान शुरू करता है। आइए अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु गढ़कटंगा युद्ध के। गढ़कटंगा राज्य पर दलपत शाह की जो विधवा पत्नी थी उनका नाम था दुर्गावती। उनके संरक्षण में उनका अल्पायु का पुत्र था वीर नारायण। वीर नारायण जो था वह शासन कर रहा था। अकबर क्या करता है? आसफ खां के नेतृत्व में यहाँ पर आक्रमण करवा देता है। दोस्तों अकबर यहाँ स्वयं नहीं आता है, क्योंकि जब यह 1564 ईस्वी में अभियान हो रहा था उस समय अकबर जो था उज्जैकों से लोहा ले रहा था, उज्जैकों से लड़ रहा था। तो उसका सेनापति था आसफ खां, यही यहाँ पर अभियान की बागडोर संभालता है और फाइनली दुर्गावती को परास्त कर देता है। और ये जो है गढ़कटंगा का शासन भार अपने हाथ में ले लेता है। और दोस्तों इसी जो दलपत शाह की विधवा पत्नी थी, इन्हीं के वंश का एक व्यक्ति था चंद्र शाह। तो चंद्र शाह को वह ये गढ़कटंगा सौंप कर चला जाता है। अब दोस्तों देखते हैं मेवाड़। अब अकबर का जो अगला अभियान होगा, मेवाड़ का अभियान 1567-68 ईस्वी में चलेगा। 1567 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ का अभियान किया। कई महीनों तक यहाँ पर अभियान जारी रहा, लेकिन अकबर को यहाँ इतनी जल्दी से सफलता नहीं मिली। 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पर मुगलों के द्वारा अधिकार कर लिया गया। हालांकि फिर भी राजा उदय सिंह ने अपनी नई राजधानी उदयपुर से मुगलों का प्रतिरोध जारी रखा। राजा उदय सिंह जो थे वह उन्होंने हार नहीं मानी। भले ही वह, आप देखेंगे आगे जाकर चित्तौड़ के अभियान जब चलाया गया, चित्तौड़ के अभियान को चलाने के बाद वह परास्त हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी राजधानी बदल ली। उन्होंने राजधानी उदयपुर कर ली और उदयपुर से ही अकबर का प्रतिरोध लगातार जारी रखा। और दोस्तों आप देखेंगे मेवाड़ जो है, मेवाड़ लगभग काफ़ी समय तक मुगल इसको अपने नियंत्रण में नहीं ला पाए। इसी के वंशज आगे होंगे महाराणा प्रताप। अब देखिए मुगलों को यहाँ कठिन संघर्ष करना पड़ा और यहाँ तक कि अकबर को जिहाद का नारा देना पड़ा इस मेवाड़ को जीतने के लिए,
चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने क्या किया, यहाँ पर निर्दोष लोगों का कत्लेआम करने का आदेश दे दिया। जो यहाँ के 2 सेनापति थे, चित्तौड़ विजय के उपरांत अकबर ने आगरा किले के बाहर हाथी पर बैठे जयमल, ये दोस्तों जयमल वही है जो मेड़ता से भागकर उदय सिंह की शरण में आता है, ये वही जयमल है, और फतेह सिंह की मूर्तियां उनकी वीरता की स्मृति में स्थापित की। मेवाड़ का अभियान जो था अकबर के लिए कितना मुश्किल रहा। अब दोस्तों रणथंभौर की विजय की ओर आगे बढ़ता है। रणथंभौर में उसे ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। 1 वर्ष के अंदर ही यहाँ पर जो सुरजन राय शासन कर रहा था, उसने क्या किया, अकबर ने मान सिंह को समझौते के लिए यहाँ पर भेजा। मान सिंह जो है ये उसका सेनापति बन के जाता है और ये नवरत्नों में से एक है। मान सिंह को यहाँ समझौते के लिए भेज देता है तो सुरजन राय आसानी से उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है, लेकिन वह अपनी कुछ शर्तें भी रखता है। सुरजन राय अपनी जो शर्तें रखता है उनको आपको देखना जरूरी है। सुरजन राय कौन कौन सी शर्तें रखता है? सुरजन राय कहता है वह मुगलों से वैवाहिक संबंध नहीं रखेगा। दूसरी उसकी शर्त है दरबार में सिजदा मतलब सिर झुकाने की जो प्रथा है उसका भी पालन नहीं करेगा। और तीसरी शर्त वह रखता है उसको दरबार के अंदर सशस्त्र प्रवेश की अनुमति मिलेगी, तब वह अब उसकी सर्वोच्चता को स्वीकार कर लेगा। तो दोस्तों माना जाता है अकबर ने उसकी तीनों शर्तें मान ली और इस वजह से रणथंभौर वाला एरिया जो है ये भी अकबर के अधीन हो गया। अब दोस्तों कालिंजर का अभियान देखते हैं। कालिंजर के अभियान पे भी दोस्तों अकबर को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। 1569 ईस्वी में यह अभियान होता है। यहाँ बघेल राजा रामचंद्र का शासन था। उसने क्या किया, आसानी से इसे मुगलों को सौंप दिया। रामचंद्र ने इसको आसानी से मुगलों को सौंप दिया। तो कालिंजर के किले को जीतने के लिए अकबर को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। अब दोस्तों देखते हैं ये 3 जो स्थान है, मारवाड़, बीकानेर एवं जैसलमेर, ये तीनों भी अकबर को बहुत आसानी से मिल गए 1570 ईस्वी में। क्या हुआ, यहाँ देखिए मारवाड़ का शासक था चंद्रसेन, बीकानेर का शासक कल्याणमल था और जैसलमेर का शासक था हर राय। तो ये शासक याद रखिए, मारवाड़ का चंद्रसेन, बीकानेर का कल्याणमल और जैसलमेर का हर राय। इसने अकबर की अधीनता आसानी से इन तीनों ने स्वीकार कर ली। लेकिन कालांतर में आप देखेंगे जो ये मारवाड़ का शासक है चंद्रसेन, ये अकबर से बगावत कर देता है, मतलब अकबर के खिलाफ अभियान छेड़ देता है। इस वजह से अकबर बाद में मारवाड़ को अपने अंतर्गत ले लेता है, अपने साम्राज्य में मिला लेता है चंद्रसेन को पराजित करके। अब देखते हैं दोस्तों इसका अगला अभियान। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण अभियान है जो अकबर के लिए भी नाक में दम करने वाला था, क्योंकि यहाँ गोरिल्ला पद्धति से युद्ध कर रहे थे महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। कई बार आपसे यही पूछा जाता है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। 1572 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र था महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने गोगुंडा नामक स्थान पर अपना राज्याभिषेक कराया। तो याद रखिए 1572 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र महाराणा प्रताप बैठते हैं गद्दी पे। दूसरा पॉइंट, उन्होंने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया? गोगुंडा नामक स्थान पर राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप ने उदयपुर के बाद मेवाड़ की राजधानी कहाँ पे बनाई? कुंभलगढ़। जो उदयपुर आप देखेंगे जो उदय सिंह थे, महाराजा उदय सिंह, उन्होंने जब वह चित्तौड़ हार जाते हैं तो वह अपनी राजधानी उदयपुर बनाते हैं। अब जो उनके पुत्र हुए आप देखेंगे, उनके पुत्र महाराणा प्रताप, ये जो हैं इस उदयपुर के स्थान पर कुंभलगढ़ अपनी राजधानी स्थानांतरित कर रहे थे। तो ये भी बिंदु आपसे कई बार पूछे जाते हैं। अब देखते हैं अगला बिंदु जो है 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय हो जाती है, लेकिन पराजय होने के बाद भी मेवाड़ शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मेवाड़ शासक कौन? महाराणा प्रताप। इन्होंने इसके बाद भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? आसिफ खान और मानसिंह कर रहा था। आसिफ खान और मानसिंह जो था ये मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था, जबकि महाराणा प्रताप का नेतृत्व कौन कर रहा था? हकीम खान। ये दोस्तों हकीम खान सूर जो था ये अफगानी था और भीलों की संयुक्त सेना ये नेतृत्व कर रही थी महाराणा प्रताप का।
तो याद रखिए, अकबर का नेतृत्व आसिफ खान और मान सिंह कर रहा था, वहीं महाराणा प्रताप का नेतृत्व हकीम खान सूर अफगानी था और भीलों की संयुक्त सेना ने उनका नेतृत्व किया।